यस गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आपका ऑडिट में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं हर्षद जाजू। मैं आपको पढ़ाऊंगा एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही भारी सब्जेक्ट। वो है कौन सा? ऑडिट। राइट। सो ऑडिट क्या है, कैसा है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ अपन समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। ठीक है। बट पहले कुछ अपन क्लास के बारे में कुछ अपन चर्चा करते हैं कि कैसे हुआ, क्या होगा, एकदम शॉर्ट में। उसके बाद पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारा कुछ ज्ञान दूंगा। बट एक सिंपल चीज है, कुछ मैं आपसे कम्युनिकेट करना चाहता हूं, पहले वो मैं आपको समझा देता हूं। पहली चीज तो जो ये एकदम बहुत भारी सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का नाम कौन सा है दोस्तों? ऑडिट। सो पहली चीज हम लोग अपने दिमाग में इसे डाल देते हैं कि दिस सब्जेक्ट इज ऑफ हाउ मेनी मार्क्स? अ कंप्लीट 100 मार्क्स वाला सब्जेक्ट है। सो ध्यान में रखना, जितनी इज्जत हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स को देते हैं, उतनी ही सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को भी हमें इज्जत देनी होगी, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट 100 मार्क्स सब्जेक्ट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। बिकॉज हम लोग बहुत मेहनत करेंगे इस सब्जेक्ट के लिए, इस सब्जेक्ट को बनाने के लिए। अब इस सब्जेक्ट में अपने को क्या क्या करना है, कितना कितना पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। 100 मार्क्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स हियर। एक तो अपन पहले जो अपने मेन चैप्टर्स है, जो आपको इसके लिए मिलेगा आपका वॉल्यूम 1। ठीक है, तो ये अपन पढ़ेंगे। साथ ही साथ आपको ऑडिट में कुछ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ने पड़ते हैं। क्या पढ़ना पड़ता है? स्टैंडर्ड्स। सो हम लोग जो स्टैंडर्ड्स है, ये आपको मिलेंगे कौन से एडिशन में? वॉल्यूम 2 में। प्लस जैसे जैसे अपने चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग क्लास में क्या सॉल्व करेंगे? प्रैक्टिस मैनुअल। मतलब आप पहले ये समझ लेना कि जब हर्षद जाजू आपको पढ़ाएगा, सो आपकी ये सारी चीजें आने वाले 30-35 दिनों में आपकी पूरी पूरी क्लास में खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? मतलब दैट इज फॉर श्योर। ठीक है। सो ये ऑडिट क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से, ये डायरेक्ट क्यों ना पढ़ के ही अपन शुरू कर लेते हैं इसको। ठीक है ना? लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद द लर्निंग प्रोसेस ऑफ इट, अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस ऑफ इट। फिर आपको एट द एंड ऑफ द डे समझ में आ जाएगी, हाँ दिस इज ऑडिट। ठीक है। चलो, आर यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? सुनाई नहीं आ पा रहा? आर यू गाइस रेडी? यस, ऑसम। चलो, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एक बहुत ही अनोखा और बहुत ही भारी सब्जेक्ट। बहुत भारी पढ़ने वाले अपन आज। ठीक है ना? तो कॉन्सेंट्रेट करिएगा। अब जो हम लोग ऑडिट की बात कर रहे हैं, एक सिंपल एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक घरगुती एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? घरगुती एग्जाम्पल लेते हैं। देखते हैं, समझते हैं कि क्या है यहां पे, है ना? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। दोस्तों, यहां पे हो आप। ठीक है, यहां पे हो आप जिंदगी के मजे कर रहे थे। ठीक है ना? मस्त घर में रिलैक्स कर रहे थे, आराम कर रहे थे। उतने में अपनी प्यारी मदर इंडिया मम्मा मम्मा आ गई और मम्मा ने बोला, बेटा सुनना बेटा, ये है लिस्ट। एक लिस्ट दी है मम्मी ने। बोला ये आइटम, ये इतने आइटम्स है, ये रहे उसके लिए पैसे, है ना बेटा? तो इतने पैसे है, तो जा ये पैसे ले और मार्केट से ये सारे चीजें खरीद के लेके आ जाना। सो आपने कहा ओके, जा रहा हूं। बट अंदर से तो यार बोर हो रहा है, इतनी धूप है, कहां जाऊं, कैसे, मम्मी को मना भी तो नहीं कर सकता हूं ना। सो जैसे तैसे कैसे मैं उठा, अपने आप को पुश किया और मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं, जा रहा हूं। और रास्ते में मुझे देखा कि अपना घर का जो नौकर है, वो बस आ ही रहा था। वो आ ही रहा था ना। तो क्या हो गया? बेस्ट। उसको बोला, ए छोटू रुक जा, एक बहुत मम्मी ने अर्जेंट काम बोला है तेरे लिए। मम्मी ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, मम्मी ने बोला है। सो सुन, ये मम्मी ने लिस्ट दी है, ये पैसे दिए हैं मम्मी ने। मम्मी ने बोला है मार्केट से ये सारी चीजें खरीद के लेके आनी है तुझे, जा और फटाक से लेके आई हो। कहा ठीक है। वो छोटू गया, उसको बोला सुन सुन सुन, रुक रुक रुक, आते समय हर एक चीज का बिल लेके जरूर आना, मम्मी ने बोला है। ठीक है ना? हर एक चीज का बिल लेके जरूर आना। समझ में आई बात? हाँ। बोला ठीक है। वो मार्केट गया, पूरा घूम फिर के आया और उसने ये इतने सारे सामान लेके आ गया। वो आपको उसने हर एक के बिल्स उसने आपको दे दिए। ठीक है, हर एक का बिल दे दिया और बचा हुआ जो कैश का बैलेंस था वो भी आपको लाके दे दिया। बोला सर ये लीजिए। अब बच्चों, आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं। अभी तक क्या सिनारियो, क्या स्टोरी हुई, आपको समझ में आया क्या?
मम्मी ने बच्चे को बोला कि बच्चे मार्केट से जाके सामान लेके आना, ये रहे पैसे। आपको घर का नौकर मिला, नौकर को आपने पैसे दिए, लिस्ट दी और उसको बोला कि तू ये सब लेके आना और ध्यान रखना आते समय क्या लेके आना है, बहुत सारे बिल्स लेके आना है, हर एक चीज के बिल लेके आने हैं तुझे, ठीक है। अब वो सब आ गया और बोला सर ये ले लो, ये रहे बिल, ये रही वो लिस्ट और ये रहे आपका सामान। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनना और जवाब देना। बच्चों, क्या आप डायरेक्टली ये बैग, ये लिस्ट और बचे हुए पैसे क्या आप डायरेक्टली आपके मम्मी को दे दोगे? दे दोगे? दे दोगे? दे दोगे? अच्छा नहीं, काहे? चेक करोगे? अच्छा, चेक करना चाहोगे कि उसने बराबर से वो चीजें लाई ना जो मम्मी ने बोली थी, है ना? उसने बराबर से वो जितना पैसा वो खर्चा करना था उतने का ही बिल है क्या नहीं? जो एंड में जो बैलेंस बचा हुआ है कैश का, वो उतना एक्चुअल में उतना है या नहीं? सारी बातें आप चेक करोगे, पक्का चेक करोगे। और पूरा पूरा चेक करने के बाद जब आप सेटिस्फाइड हो गए कि हो भाई बराबर से करा इसने, ये तो मम्मी चिल्लाएगी ना बाद में, तो जब आप पूरा पूरा सेटिस्फाई होने के बाद फिर आप ये सारी चीजें किसको दे दोगे? मम्मी को दे दोगे, बराबर के नहीं? सो मतलब आप समझने की कोशिश करो, आपने यहां पे क्या करा? क्या करा? क्या आपने चेकिंग करा, मतलब ही क्या करा आपने? मतलब ही क्या करा? दैट्स इट, सिंपल। व्हाट यू डिड वाज नथिंग बट अ सिंपल एक्सरसाइज, जिसे अपन कहते हैं किया क्या आपने? ऑडिट। समझा नहीं समझा? इतना सिंपल है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन थोड़ा है ना प्रोजेक्ट करते हैं, घर से बाहर निकल के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं अपन। इस एग्जाम्पल को अभी अपन क्या करते हैं, थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं। अब समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से सुनना। जो ये मैनेजमेंट है, सॉरी जो ये नौकर है, इससे अपन क्या कहेंगे? इस नौकर को अपन कहेंगे क्या दोस्तों? मैनेजमेंट। क्या कहना होगा इसे अपन को? मैनेजमेंट। सो ये जो नौकर है इसे अपन कहेंगे मैनेजमेंट। ये जो मम्मा है, मम्मा, इसे अपन कहेंगे यूजर, या अपन कहेंगे मम्मी को ओनर। मालिक है। पैसे किसके थे? अरे पैसे किसके थे? मम्मी के। मम्मी के पैसे थे सर। अब ध्यान से सुनना, मैनेजमेंट ने बनाए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बराबर के नहीं? बनाने बोले किसने थे? यूजर्स ने, या तो मालिक ने, बराबर के नहीं? अब मुझे बताओ, आप डायरेक्टली जो मैनेजमेंट ने बनाए हुए स्टेटमेंट्स, क्या आप डायरेक्टली ओनर्स को, यूजर्स को दोगे क्या? नहीं, सच्ची सच्ची बोलना, दोगे क्या? नहीं। मतलब फिर आप यहां पे, आपका आगमन होता है और आप यहां पे क्या करते हो? आपने क्या कहा? आप करोगे इसकी चेकिंग। मतलब आप कौन बन गए यहां पे? ऑडिटर। तो आपने यहां पे, कोई भी मुझे बता सकता है कि आपने यहां पे चेकिंग क्यों करा होगा? क्यों करा होगा आपने चेकिंग? कि जो भी मैनेजमेंट ने किया हुआ है क्या वो सब सही है या नहीं, ताकि यूजर्स उसके ऊपर भरोसा रख के अपना कोई डिसीजन ले सके। सही है कि नहीं? सो आप यहां पे ऑडिटर बनते हो और आप पूरा चेकिंग करने के बाद आप यूजर को रिपोर्ट करते हो। करेक्ट है कि नहीं? सो दिस इज द सिंपल एक्सरसाइज ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज द ऑडिट। इजी, राइट? आसान एकदम कॉन्सेप्ट, परफेक्ट। आगे बढ़ सकता हूं यहां से? पक्का पक्का? यस। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि दिस इज व्हाट इज ऑडिट, अब अपन और कुछ एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? अब यहां पे जब मैं कहता हूं ऑडिट, दिस इज ऑडिट, सो ऑडिट मतलब एक शब्द अपन ने यहां पे देखा, अपन ने जाना, समझा, पहचाना कि ऑडिट इज नथिंग बट व्हाट? चेकिंग। ऑडिट मतलब क्या है दोस्तों? चेकिंग। क्या आप मुझे इससे मिलते जुलते समान शब्द, सिनोनिम्स, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इससे सिमिलर वर्ड्स कौन से होंगे ऑडिट से जुड़े हुए? बोल सकते हो आप लोग? हाँ, चलो चलो बोलो एकदम अच्छे से। ऑडिट मतलब क्या कहेंगे इसको? एनालाइसिस या एनालिसिस। उसके बाद हाँ, वेरिफिकेशन। ओ वाओ, कितने होशियार बच्चे मेरे। वेरिफिकेशन। उसके बाद स्क्रूटिनी। क्या बोल दिया है आपने? स्क्रूटिनी। उसके बाद वाउचिंग। नहीं, बाद में समझाऊंगा वाउचिंग क्यों नहीं। टेस्टिंग। अरे क्या बोला है चोरी? टेस्टिंग। उसके बाद और
अरे भारी, एक नंबर एग्जामिनेशन। और मुझे और चाहिए, बोलो। चेकिंग, एग्जामिनेशन, टेस्टिंग, स्क्रूटिनी, वेरिफिकेशन, एनालिसिस। कम ऑन सर, आप भी तो कुछ बोलो, कब से हम ही बोल रहे। बोलू क्या मैं? चलो मैं बोलता हूं ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और कुछ नहीं, बोलो, आपको बोलना होगा। कम ऑन। ट्रेसिंग, चलो लिख देते हैं ट्रेसिंग। और कुछ बोलो। बोलो, क्या मैं इवैल्यूएशन सुन रहा हूं? बोलो, है क्या? आ सकता है क्या इवैल्यूएशन? सो क्या दोस्तों, इस सब को मिला के ऐसे और शब्द होंगे क्या? ये सब एक ही चीज को एम कर रहा है क्या? इट्स ऑडिट, राइट? सो जब अपन कोई भी चीज, अपन क्या कहेंगे? जब अपन कोई भी चीज का चेकिंग, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, स्क्रूटिनी, सब कुछ करेंगे, उस सबको मतलब अपन क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? क्या कहेंगे अपन? ऑडिट। एकदम आसान है, करेक्ट है ना? एकदम इजी है। यहां तक धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को एक स्टेप अंदर जाना चाहिए, ठीक है ना? सो दिस इज नाउ यू अंडरस्टूड फर्स्ट पार्ट कि हाँ भाई, ऑडिट मतलब ये हो सकता है। समझ में आया? अगला सवाल आपके सामने ये आता है, एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना, समझना और फिर जवाब देना। अब ये जो ऑडिट है, ऑडिट जो अपन बात कर रहे थे, चेकिंग, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन, स्क्रूटिनी, राइट? ये सब होता किस पे होगा भाई? नहीं, ये होता किस पे होगा ऑडिट? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। श्योर हो? वेरी गुड। ऐसे डरने का नहीं है ना, मस्त कॉन्फिडेंस के साथ गौर से देखो इस चेहरे को, है ना? क्या आपको ये चेहरा खड़ूस लगता है? नहीं, तो मैं हूं भी नहीं, है ना? और दिखता भी नहीं हूं और हूं भी नहीं। सो आपने ध्यान में रखना है, जो भी आपके दिल में आता है ना, आपने वो दिल की बात जुबान पे लेके आनी है, ठीक है? बहुत आगे जाओगे। सो जो भी आपको लगता है, आंसर बिंदास बोलो, आंसर। इससे दो बातें होंगी। एक तो आपका अगर आंसर गलत रहा तो पता चलेगा हो भाई, गलत एग्जाम में ठोक के नहीं आना है, ठीक है ना? और वो गलत क्यों है उसका रीजन भी तो मिलेगा आपको, बराबर? और अगर सही है सो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना कि आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। अभी सोच रहे हो तो आने वाले 100 साल बाद भी यही सोचोगे ना, बराबर के नहीं? सो यू हैव टू मेक श्योर कि क्लास में जब भी मैं कोई सवाल पूछूं, इंस्टेंटली जवाब आना चाहिए, बराबर? सही गलत आपको उसकी परवाह नहीं करनी है। क्लियर है ना एकदम? ओके, ऑसम। सो आप बताना, चेकिंग, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, ट्रेसिंग, ये सब क्या है? ऑडिट। किस पे करना है अपने को? कॉन्फिडेंस के साथ किस पे करना है अपने को? वेरी गुड। सो दिस एंटायर ऑडिट विल बी कंडक्टेड ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं क्या? पूछ लो, है ना? मैं आपसे सवाल यह पूछना चाह रहा हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता होगा? What are the components of financial statements? आपको आता है? आता है? चलो बोल के दिखाओ तो मानता हूं आपको। अच्छा, बैलेंस शीट आता है, बोलो। बैलेंस शीट आता है, उसके बाद क्या क्या क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, होता है ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है? टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टर्मिनोलॉजीज के ऊपर अच्छे से ध्यान देना। सो क्या कहेंगे अपन? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और क्या आता है? अच्छा, कैश फ्लो, फंड फ्लो। और क्या आता है? नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, क्या बोला भारी एकदम, नोट्स टू अकाउंट्स। और ऑडिट रिपोर्ट, डज इट फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्या रे, कुछ भी बोलता है। कैसे बोला? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। रे, याद है क्या? ऐसे कुछ पढ़ा था अपन ने, है ना? अब तो एडवांस अकाउंट्स की क्लास शुरू हो चुकी है, तो ये तो सब बेसिक अकाउंट्स है, ठीक है? वेरी गुड। सो बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन सी चीजों का समावेश होता है? नंबर 1 बैलेंस शीट, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। नंबर 1 बैलेंस शीट। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। नंबर 3 कैश फ्लो, फंड फ्लो। नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट्स। एंड नंबर 5 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एकदम आसान है, राइट? सो अपना ऑडिट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, मतलब ही इन अलग अलग उसके कंपोनेंट्स पे होता होगा। सही बोल रहा हूं क्या मैं? बोलो हाँ या ना? हाँ। अब मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, सर कितने सवाल पूछोगे यार? हाँ, नहीं, आज तो बस ऐसा ही है। आज तो सिर्फ आप ही जवाब दोगे, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा। फिर आने वाले समय में उल्टा हो जाएगा, सिर्फ आप सवाल पूछोगे, मैं जवाब दूंगा, ठीक है ना? आज फर्स्ट डे ना आपका, तो आज मुझे पूछने दो,
ठीक है, आज मुझे रोको मत, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। सो क्या मुझे कोई बता सकता है क्या, आप में से कोई है जो मुझे बता पाएगा कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते कैसे होंगे, कैसे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? एनी आइडिया? नो आइडिया सर। कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? तो सबसे पहले क्या होता है, देयर इज अ ट्रांजैक्शन, उसके बाद क्या होता है, ट्रांजैक्शन होने के बाद रिकॉर्डिंग, मतलब अरे जर्नल एंट्री पास करते, उसके बाद क्या करते हैं अपन, लेजर पोस्टिंग, वाह, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, अरे कितना आसान है, समझ में आया? सो अब दोस्तों एकदम अच्छे से यहां ध्यान से सुनना, इस ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, इस सबको मिला के क्या मैं इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का नाम दे सकता हूं क्या? कैन आई कॉल दिस एज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स? पक्का? पक्का? ओके। सो अब अगला सवाल, अगला सवाल ले लो, है ना? अगला सवाल आपके सामने यह आता है कि दोस्तों ऑडिट, वापस से गौर सुनना, ऑडिट किस पे होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सीपीटी का थोड़ा अपन कुछ याद करते हैं। ऑडिट विल बी कंडक्टेड ऑन ऑप्शन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑप्शन बी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। अच्छा, बोथ क्या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, या सर दोनों? सब बोलो, सुनाई नहीं आ रहा है? ऐसा कोई है जो कहता है नहीं सर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होगा? कोई भी नहीं है सर। कोई है जो कहता है सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे होगा? नहीं सर, ऑडिट तो होगा दोनों पे। बहुत सही जा रहे हो, समझ में आ रहा? ध्यान सुनना, मैं जो आज आपको पढ़ाऊंगा, आज जो अपन चर्चा करेंगे, ये आज पूरा पूरा अपन ने बेसिक्स पढ़ने वाले हैं, कि जिसपे मतलब ये अपना ऑडिट का सिलेबस खड़ा होगा। मैं आज आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग करूंगा, खुदा कसम, इतना फाउंडेशन स्ट्रांग करूंगा आपका, कि आपके कॉन्सेप्ट्स इतने भारी बिल्ड होंगे कि आपको कोई हिला भी नहीं सकता, कि एग्जाम में कैसा भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन आने दो, योर कॉन्सेप्ट्स आर स्ट्रांग, नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है ना? सो आप बोलोगे सर ये बेसिक बेसिक बहुत बेसिक है सर, अरे ये सब्जेक्ट आपके लिए नया है ना? आज से पहले जिंदगी में कभी ये सब्जेक्ट पढ़ा भी नहीं, सुना भी नहीं था। सो ऑब्वियसली वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, एक पूरा ग्राउंड बनाएंगे, उसके ऊपर फिर अपना सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, सही है ना? सो आप सहमत हो इस बात से कि अपन ने बेसिक से शुरू करना चाहिए सर? यस, वेरी गुड। सो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, दोनों पे चेकिंग होगा, दोनों पे चेकिंग होगा ऑब्वियसली सर, यस। क्योंकि आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि जब कभी अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इतिहास गवाह है सर, इतिहास गवाह है कि कुछ ना कुछ एरर्स आने की संभावनाएं है, बराबर के नहीं? बोल सकते हो आप मुझे ये अलग अलग तरीके के एरर्स कौन से है? हाँ, सिर्फ हाँ, बट आता है क्या? बोलो, एरर्स ऑफ, अरे रे 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 रे, ओ माय गॉड, बोलो, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, एंड लास्ट में कंपेंसेटिंग एरर्स। याद है ना, ऐसे कुछ एरर्स है। जब अपन बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो स्वाभाविक तौर पे ऐसी गलतियां हो सकती है, ये अपन ने अकाउंट्स में पढ़ा है, जिसका चैप्टर अपन पढ़ते हैं, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अरे भाई, ये रेक्टिफिकेशन आप कब कर सकते हो? जब गलतियां मिलेगी तब। गलतियां कब मिलेगी? जब आप चेक करोगे तब। और चेक करना मतलब ही क्या करना है? ऑडिट। समझ में आया नहीं आया आपको? दैट्स इट, सिंपल। सो आप समझने की करो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते समय कोई किसी प्रकार की गलतियां आपसे हो सकती है, यस और नो? यस। एंड गलतियां अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होगी तो आपको नहीं लगता है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी गलत होंगे? अगर सोचो कैलकुलेटर में 1 + 1 = 3 फिट किया हुआ है तो आंसर आपको गलत ही मिलेगा ना, हाँ या ना? तो अगर बेसिक में ही प्रॉब्लम है तो एंड में प्रॉब्लम आएगी आएगी ना? तो स्वाभाविक तौर पे क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी चेक करना जरूरी है क्या इन गलतियों को ढूंढने के लिए, हाँ या ना? हाँ। अब बट सर, फिर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर लेंगे तो काहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने की जरूरत पड़ रही है सर? बोलो बच्चों, बोलो, मुझे सुनाई नहीं आ रहा है, बोलो, काहे चेक करेंगे? काहे चेक करेंगे? अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ऑलरेडी चेक कर रहा हूं, सो व्हाट इज द नेसेसिटी, व्हाट इज द नीड दैट आई शुड चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अगला सवाल ये है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों अग्रीमेंट में है या नहीं। एक तो ये चेक करेंगे। नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको एप्लीकेबल होंगी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनीज की बात करें, सो आपने कंपनी अकाउंट से टॉपिक भी पढ़ा हुआ है आपने, जिसमें आपको कंपनी अकाउंट्स बनाने के लिए क्या शेड्यूल 3 का एक फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ता है क्या उसी स्ट्रक्चर में आपको अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं क्या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना पड़ता है क्या? सो अपन जब ऑडिट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, क्या आपको देखना होगा कि वो सारी चीजें भी कंप्लाई करिए या नहीं? मतलब दोनों के उद्देश्य अलग अलग है, दोनों के पर्पस अलग अलग है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ, दैट्स इट, इजी। सो यहां से अपना कंक्लूजन ये होता है कि ऑडिट दोनों पे होगा। ऑडिट ना सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे होगा, बल्कि ये और तो और किस पे भी होगा दोस्तों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी होगा। एनी डिफिकल्टी टिल हियर? इजी एकदम टॉपिक, राइट, आसान है। आगे बढ़ सकता हूं यहां से? पक्का पक्का? यस। अगला सवाल पूछूंगा, आप जवाब देना। अब ध्यान से सुनना, समझना। इसी तरीके से क्लास चलेगी। क्वेश्चंस पूछूंगा, बेसिक पे हिंट्स देते रहूंगा, बेसिक क्वेश्चंस पूछते रहूंगा, उससे कॉन्सेप्ट्स को अपन क्या करते रहेंगे? डेवलप करते रहेंगे। सो आपका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा और थियोरी सब्जेक्ट आपको बोरिंग कभी नहीं लगेगा। समझा नहीं समझा? तो एकदम अच्छे से ध्यान से सुनना। सो यहां पे तो कंक्लूजन पे पहुंच गए कि सर ऑडिट ना सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे होगा, ना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे होगा, बट दोनों पे होगा। क्लियर एकदम? अब अगला सवाल ये पूछता हूं मैं, बच्चों इनमें से ऐसा कौन सा आइटम है, लाइक बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो, फंड फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यार दोस्तों इनमें से ऐसा कौन सा आइटम है जो एज ऑन डेट बनाया जाता है? एज ऑन डेट बनाया जाता है। कौन सा है वो? बैलेंस शीट। श्योर हो आप लोग? सो इट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन डेट। सो ऐसा कौन सा आइटम है जो फॉर द पीरियड बनाया जाता होगा दोस्तों? स्टेटमेंट ऑफ P&L, बराबर कि नहीं? सो इट इज प्रिपेयर्ड, क्या बोलेंगे उसको? फॉर द पीरियड। श्योर हो आप लोग? पक्का? सो इट इज प्रिपेयर्ड, क्या कहेंगे? एज ऑन डेट, बैलेंस शीट, एंड फॉर द पीरियड क्या बनाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इजी है, करेक्ट है ना एकदम? फिर यह सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि इन दोनों में से, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, इन दोनों में से ओपनिंग बैलेंसेस किसे होंगे? कम ऑन, ओपनिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट को होंगे या स्टेटमेंट ऑफ P&L को होंगे? बोलो, कम ऑन, इंस्टेंट। स्टेटमेंट ऑफ P&L को ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, बैलेंस शीट को होंगे, किसे होंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L, है ना? क्या आप इस बात से सहमत हो? श्योर हो? ओके, वेरी गुड। आपको क्या लगता है? स्टेटमेंट ऑफ P&L? पक्का? श्योर हो? कॉन्फिडेंट? लॉक कर दिया जाए? गलत जवाब। दोनों में होता है। ओ माय गॉड, इधर आ तू, नहीं तू आ जा, इधर आ तू आ इधर, नहीं तू आ ना, तू इसको लेना जरा, पूरा इंडिया देखेगा तुझे। जिसने हिम्मत की है बोलने की, आजा बेटा इधर, पूरा इंडिया में फेमस होने वाला है। देख लो, गौर से देखो इस चेहरे को, जो बोलता है ओपनिंग बैलेंस दोनों में होगा। अब हम इससे कुछ सवाल जवाब करेंगे, ये जवाब देगा ना तू? ऐसा डर मत, तू खुश रह से। हाँ, मैं डरावना लग रहा हूं, है ना? फिर ऐसे खुश रहना। हाँ, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, इससे सवाल पूछ रहा हूं, ये जवाब देगा। रेडी? सेल्स को ओपनिंग बैलेंस होता है क्या? नो सर। क्या बोला उसने? सेल्स को ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। परचेस को? नो बोला वापस। टेलीफोन एक्सपेंसेस को? नो। रेंट एक्सपेंसेस को? नो। ए भाई, कैश को? यस। फिक्स्ड एसेट्स को? यस। क्रेडिटर्स को? यस। डेटर्स को? यस। ए भाई, दोनों को कैसा हो गया फिर? कोई आइटम्स किसके बोले थे मैंने शुरुआत में? स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो तुमने तो उसके सारे आइटम्स को बोल दिया नो, एंड बैलेंस शीट के सारे आइटम्स को बोला। सर वो हुआ क्या ना, एक्चुअली मालूम है आपको, मैं वो स्टेटमेंट ऑफ P&L देखा ना, मुझे बस वो ओपनिंग स्टॉक नजर आया सर वो हो गया सर। और यार गो, समझ में आया नहीं आपको? सो ओपनिंग बैलेंस किसे होंगे? समझ में नहीं आया मुझे, सुना ही नहीं आया मुझे? श्योर हो आप लोग? सो ओपनिंग बैलेंस किसे होंगे, किसे नहीं होंगे? वेरी गुड। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या आपको? दिमाग में जा रहा है क्या सब कुछ? वेरी गुड।
सो अब यहां पे लिखते हैं अपन। सो बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होंगे। समझ में आया नहीं आपको? कॉन्फिडेंट हो इसके ऊपर? यस। अब इसके ऊपर आपको एक अगली केस स्टडी आती है आपके सामने। एग्जाम में पूरे पूरे 4 नंबर के लिए आपको एक सवाल आएगा, ध्यान से सुनना, समझना। पहले तो सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद उसको केस स्टडी में डालेंगे अपन, तो आपको जवाब आसानी से आ जाएगा। मुझे बताना, यदि बैलेंस शीट को ओपनिंग बैलेंसेस होते हैं, अपन ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बैलेंस शीट पे भी करते हैं, ठीक है ना? तो क्या दोस्तों इन ओपनिंग बैलेंसेस का वेरिफिकेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? Should we as an auditors verify the opening balances? Yes or no? Are you guys really sure? पक्का? काहे? ये for the period काहे बोलती है तू? क्या हुआ? कुछ भी नहीं समझ में आया। वापस से बोलो। पहले तो मैंने सवाल आपसे ये पूछा, क्वेश्चन ये है कि शुड ओपनिंग बैलेंसेस बी वेरीफाइड, ये सवाल था। सबने एकदम टशन में कहा यस, ठीक है ना एकदम। सो अब मैंने आपसे सवाल पूछा व्हाई, अब उसके ऊपर आप जवाब दे रहे हो। अब बोलो। हाँ हाँ, सुनो गौर से दुनिया वालों, है ना? ये है फाइनेंशियल ईयर से 16-17, ठीक है ना? और ये है फाइनेंशियल ईयर 17-18। फाइनेंशियल ईयर 16-17 का जो क्लोजिंग बैलेंस है वही बन जाता है फाइनेंशियल ईयर 17-18 का ओपनिंग बैलेंस। करेक्ट है? सो ये जो फाइनेंशियल ईयर 16-17 का क्लोजिंग है वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का बनता है ओपनिंग। तो क्या जो क्लोजिंग फिगर 16-17 के थे, क्या मैंने वो 17-18 में जो ओपनिंग बनते हैं क्या उनका चेकिंग करना जरूरी है क्या? ये सवाल है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया? व्हाट इज क्लोजिंग फिगर्स एंड ओपनिंग फिगर्स? जो पिछले साल के क्लोजिंग बनते हैं वो करंट ईयर के क्या बनते हैं? ओपनिंग। सो जो पिछले साल के क्लोजिंग फिगर्स थे वो इस साल ओपनिंग है, तो क्या मैंने उन फिगर्स का चेकिंग, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन इन सिंपल, क्या उनका मैंने ऑडिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बोलते क्यों नहीं? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? नहीं चाहिए क्यों? नहीं, मैं पूछता हूं, पहले तो तुमने टशन में आके बोल दिया यस, अब बोलता नो। काहे भाई? लास्ट से पहले ऑडिट हो गया ना। हाँ, वही फिगर तो वापस आ गया ना सर। इतना भी नहीं समझ में आता सर तुमको? पागल हो गया सर तुम? बोलो, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? श्योर हो आप लोग? श्योर? लाइक रियली श्योर? पहले यस क्यों बोला? गलती हो गई सर, जान दो ना अभी। आंसर क्या? यस और नो? आंसर इज यस, करना चाहिए। सर जबरदस्ती, यहां तुम अभी कुछ भी बोल रहे सर। चाहिए क्या? अब उधर हाँ बोलते बच्चे। क्यों बेटा बोल? हाँ आई, क्या बोलना चाह रहे हो? पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का तो ओपनिंग बनेगा मेरा। पिछले साल का क्लोजिंग 100 रुपए क्लोजिंग है, 101 लिया, तो मतलब तू बोलना चाहता है कि सर उसको आगे लाते समय गड़बड़ हो सकती है, उसे क्या कहेंगे? कैरी फॉरवर्ड या ब्रॉड फॉरवर्ड? अच्छा, कैरी फॉरवर्ड कहेंगे। हमें जानबूझ के देखो, मैंने क्या कहा था, मैं एकदम बेसिक में जाके पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? ये टर्मिनोलॉजीज भी आप जो कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड यूज करोगे उससे आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। सो बोलो, कैरी फॉरवर्ड कहेंगे या ब्रॉड फॉरवर्ड कहेंगे? सो क्या उसमें गलतियां हो सकती है क्या?
बोलो ना, हो सकती है क्या? मतलब चेक करना जरूरी है ना कि वो बराबर से ब्रॉड फॉरवर्ड करा या नहीं करा, उसका करेक्ट वैल्यूएशन, सिर्फ वो नहीं, वैल्यूएशन भी सही होना चाहिए, बराबर के नहीं तो उसमें वैल्यूज फिगर्स चेंज कर दी तो प्रॉब्लम। बोलो ना, यस और नो? यस। सो अब रीजन दूसरा क्या है, ये भी बताता हूं, सुनो ना। अगर मुझे ये बताना, आप पूरे साल भर के ट्रांजैक्शंस पूरा एकदम मन लगा के एकदम अच्छे से आपने पूरा पूरा चेक कर लिया, नहीं ठीक है, एकदम बराबर से चेक कर लिया, एंड आप इस पूरे ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर के लिए आप फुल कॉन्फिडेंट हो, बराबर के नहीं? मुझे बताना, बट अगर आपके ओपनिंग में गड़बड़ हो गई, ड्यूरिंग द पीरियड वाले ट्रांजैक्शन सब सही है, मुझे बताना आप क्लोजिंग पे कॉन्फिडेंट रहोगे क्या फाइनेंशियल ईयर 17-18 के? क्योंकि अगर ओपनिंग में गड़बड़, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना भी आप मेहनत करके चेक कर लो, कितना भी आप एक्यूरेसी एस्टैब्लिश कर लो, आपके आने वाले क्लोजिंग फिगर पे आप कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं आपकी ओपनिंग सही है या गलत है। सो मैं पूछता हूं, क्या ओपनिंग बैलेंस को चेक करना जरूरी है क्या? है या नहीं है? अब बोलो हाँ या ना। हाँ, समझ में आया? हर चीज को अपने को डाइजेस्ट करना है, समझना है, और फिर उसके ऊपर अपने को कमेंट करना है, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। समझ में आया? सो इट इज प्रूव्ड राइट कि ओपनिंग बैलेंस शुड बी चेक। एग्जाम में इसी को 4 नंबर में केस स्टडी कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट? फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ध्यान से देखना, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 16-17 मिस्टर ए वॉज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए मिस्टर ए ऑडिटर अपॉइंट किए गए थे। उन्होंने पूरा पूरा ऑडिट कर लिया और ऑडिट रिपोर्ट दे दिया। It was observed that in financial year 17-18, the opening stock of 17 is continued as the closing stock of 17-18. मतलब ड्यूरिंग द ईयर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। समझने को मतलब एग्जाम में केस स्टडी कैसे ट्वीक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। फाइनेंशियल ईयर 16-17 में ध्यान से सुनना, एक मिस्टर ए ऑडिटर था, उसने क्लोजिंग स्टॉक वेरीफाई कर लिया। 17-18 में मिस्टर बी आया जो ऑडिटर है 17-18 साल के लिए, और उसने ये देखा कि जो ओपनिंग था एग्जैक्टली वही क्लोजिंग है, साल भर में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। समझ में आया? सो मिस्टर बी बोलता है, अरे यार वो ऑलरेडी मिस्टर ए कर चुका है ना, और जो क्लोजिंग है वो पिछले साल का मतलब ओपनिंग है वही क्लोजिंग है, तो काहे माथा फोड़ी करे भाई? नहीं मैं नहीं चेक कर रहा हूं। सो क्या यहां पे जो ऑडिटर ने डिसीजन लिया, जो उसने निर्णय लिया, वो सही लिया या गलत लिया, इसके ऊपर आपको कमेंट करना होगा। क्या आपकी राय में क्या है, करेक्ट और इनकरेक्ट? बट साल के दौरान तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं थे सर, अभी जो अपन ने केस स्टडी डिस्कस किया वहां पे तो ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन थे ना। समझ में आया केस स्टडी कैसे मॉडिफाई करेंगे? नहीं समझ में आया? मैंने यहां पे क्या बोला कि साल के दौरान क्या थे दोस्तों? साल के दौरान यहां पे ट्रांजैक्शन थे ना। समझा नहीं समझा? साल के दौरान ट्रांजैक्शंस थे, ये थे यहां पे। केस स्टडी में मैंने क्या बोला? जो ओपनिंग था डिट्टो वैसा का वैसा क्लोजिंग था। इसके लिए मिस्टर बी बोलता है कि मैं चेक नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ऑडिटेड है। सो शुड आई चेक और शुड आई नॉट चेक? बोलो चेक। क्योंकि सर ड्यूरिंग द पीरियड डिटोरिएशन हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, वैल्यूएशन क्लोजिंग का चेंज हो सकता है, लॉट ऑफ थिंग्स में अंडरगो चेंज। सो यू जस्ट कैन नॉट इग्नोर कि ड्यूरिंग द ईयर नहीं है तो छोड़ दो, चलो। समझा नहीं समझा? तो आंखें बंद करके जो ओपनिंग था वो क्लोजिंग नहीं ले सकते, भले ही ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शंस नहीं हो तो ऐसे एग्जाम में केस स्टडीज आपको पूछे जा सकते हैं। कितने मार्क्स के लिए? 4 नंबर के लिए। समझ में आया नहीं आपको? इजी है क्या एकदम? बोलो ना हाँ या ना? यस। सो ये सारी कहानी कि ओपनिंग बैलेंस को चेक करना है, ये सारी कहानी एक स्टैंडर्ड में आता है। SA मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एक ऐसे आता है, ऐसे नंबर कौन सा? 510। इनिशियल एंगेजमेंट, फर्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट, इनिशियल एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस। ठीक है? सो दैट इज SA नंबर 510। अब जैसे मैंने स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। जब अपन मेन सिलेबस पढ़ते रहेंगे ना, मैं आपको इन स्टैंडर्ड्स का रेफरेंसेस देते रहूंगा कि ये स्टैंडर्ड किसके बारे में है, ये क्या बोलता है, ये मैं उसके बारे में आपको ज्ञान देते रहूंगा। तो जिससे क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग से ही आप स्टैंडर्ड्स आपके लिए अनजान नहीं होंगे, आपने उनके बारे में सुना रहेगा, वो आपके लिए सुना सुना नहीं रहेगा। क्या बोला है सर तुमने? समझा नहीं समझा? वो स्टैंडर्ड आपके लिए
सूना सूना रहेगा, बिल्कुल भी आपके लिए सूना सूना नहीं रहेगा। समझा नहीं समझा? फिर जब अपन 20 दिन बाद अपना पूरे ये चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जब अपन वॉल्यूम 2 स्टैंडर्ड्स पढ़ना शुरू करेंगे, स्टैंडर्ड्स के नाम और नंबर तो अपने पास रहेंगे ही रहेंगे, बस उसके अंदर के कॉन्सेप्ट जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस करे वापस से एक बार अच्छे से उसको पढ़ना है। समझ में आया नहीं है? सो इस तरीके से सब कुछ अच्छे से एकदम खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं, सीधा पढ़ा के बताऊंगा मैं किस तरीके से पढ़ाता हूं। समझा नहीं समझा? ठीक है ना? बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये मेरा एकदम स्ट्रॉन्ग बिलीफ है मेरा है। सो समझ में आया आपको? सो अब आप भूल गए होंगे कि ऐसे कौन से बात कर रहे थे। मैं ऐसे बीच बीच में ज्ञान भी देता हूं ताकि बच्चा भूल जाए, फिर मैं उसको वापस से पूछूं एंड यू विल बी कंफ्यूज किया। अच्छा बोलो कौन सा स्टैंडर्ड का नंबर था? 510। उसका नाम तो नहीं याद होगा, पक्का है? अच्छा याद है, इनिशियल एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंस चेक करना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। खत्म हो गई बात, आसान है एकदम। ओके आगे बढ़ सकता हूं यहां से? बोलो पक्का पक्का? यस चलो, सो लेट्स गो अहेड। अब जैसे अपन यहां पे चर्चा कर रहे थे, जैसे वी वर टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इंक्लूडेड बैलेंस शीट, it included statement of profit and loss, it included cash flow, fund flow, it also included notes, and उसके बाद statement of changes। दोस्तों हमने इनके बारे में सब कुछ चर्चा कर ली, करेक्ट? बट सवाल यह आता है, सर ये बनाते क्यों है यार? अब अगला बेसिक सवाल कि ओके एवरीथिंग आई अग्री सर, कि हमने देख लिया कि वो एज ऑन डेट होता है, उसमें ओपनिंग बैलेंस होते नहीं होते, ओपनिंग बैलेंस को चेक करना चाहिए नहीं चाहिए, कैसे बनते हैं, वो सब चीजें मैंने चेक कर ली सर। सर एवरीथिंग हैज बीन वेरीफाइड। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू माय माइंड इज कि एग्जैक्टली व्हाई एम आई प्रिपेयरिंग दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सर आखिर क्यों? सर आखिर क्यों सर? सर क्यों प्लीज बताओ ना सर। परफॉर्मेंस कैसा है, फाइनेंशियल पोजीशन, बराबर कि नहीं? सो अगर आप कहते हो परफॉर्मेंस, अगर आप कहते हो फाइनेंशियल पोजीशन, सो अगला सवाल मैं आपसे ये पूछता हूं, अरे इनमें से ऐसा कौन सा आइटम है जो मुझे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेगा? पीएनएल, बराबर कि नहीं? सो आई कैन से दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स मी और शोज मी व्हाट बच्चों दी एंड रिजल्ट्स और माय परफॉर्मेंस। On the other hand, balance sheet will show me what? My financial position. Correct है दोस्तों? It will show me my financial position. Any difficulty till here? Honestly tell me, कोई दिक्कत है आपको? नहीं। फिर सर ये notes to accounts क्यों बनाते हैं? So notes to accounts हम लोग इसके लिए बनाते हैं so that it gives us the useful information. इट गिव्स अस द यूजफुल इंफॉर्मेशन कि मतलब रिलेटेड पार्टीज कौन है तो वो नोट्स में डिस्क्लोजर होगा, शेयर होल्डिंग कौन कितना किसके पास होल्डिंग है वो डिस्क्लोजर होगा, फिर कौन से अलग अलग सेगमेंट्स में आपका, जैसे अगर टाटा की बात करें, सो टाटा इज इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स, राइट? है ना? कौन से सेगमेंट्स है टाटा के? सो टाटा नमक से लेके जैगवार तक है, बस खत्म हो गई बात। टाटा नमक से लेके जैगवार तक है, मतलब बस खत्म हो गई बात, बोलने की जरूरत ही नहीं। सो इनके ये अलग अलग सेगमेंट्स है टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर, बराबर कि नहीं? सो ये इनके अलग अलग सेगमेंट्स है, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको कहां से मिलेगी दोस्तों? इन थ्रू नोट्स टू अकाउंट्स। सो इसके वजह से अपन क्या बनाते हैं? ये फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, एंड रिजल्ट जानने के लिए, या यूजफुल इंफॉर्मेशन को जानने के लिए। सो इस सब को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? वी कॉल इट एज, दिस इज द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरल पर्पस जो पब्लिक एट लार्ज जनरली यूज कर सकती है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या होता है? जो पब्लिक एट लार्ज जनरली यूज कर सकती है। समझा नहीं समझा? सो वो क्या उद्देश्य से, क्या पर्पस से, क्या हेतु से, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, जैसे आप नोटिस करते होंगे मैं हर एक कॉन्सेप्ट आपको 2 भाषा में पढ़ा रहा हूं, रादर 3 भाषा में पढ़ा रहा हूं। एक तो एक बार हिंदी में बोल रहा हूं, फिर उसी को इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, फिर हिंदी इंग्लिश में भी बोल रहा हूं, ठीक है ना? सो इस तरीके से पढ़ना ताकि कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छे से रजिस्टर हो, ठीक है ना? और आगे बढ़ने से पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूं क्लास में, या आपको करना होगा, और जैसे आप अभी ऑडिट पढ़ रहे हो, ठीक है ना?
जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको जो भी आप जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपने इंस्टेंटली जवाब देना है, राइट या रॉन्ग उसकी फिक्र परवाह आपको करनी नहीं, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाते समय यदि आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आया, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर पार्ट, क्योंकि आगे आगे धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ेगा ना, इसलिए ये स्टेज पे बोलना बहुत जरूरी है। अगर आपको कहीं पे भी किसी भी वक्त आपको कुछ समझ में नहीं आया, यू जस्ट हैव टू सिंपली रेज योर हैंड। मैं रोक दूंगा अपने आप को और मैं पहले आपका डाउट सॉल्व करूंगा। उस कॉन्सेप्ट का जो डाउट चलता रहेगा, हाथों हाथ पूछने का। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचना यार मेरा डाउट काफी सिली है, यानी बहुत बड़ा डाउट है, बिकॉज यू आर नॉट द वन टू डिसाइड वेदर इट इज इजी और डिफिकल्ट वाला डाउट, क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है। दोस्त को पूछना नहीं, क्योंकि दोस्त के लिए भी नया सब्जेक्ट है, इतने को समझा कह रहे, तू बता सकता है, उसके लिए भी नया सब्जेक्ट है ये, समझा? तो द राइट पर्सन टू गेट द डाउट सॉल्व्ड इज मी। सर क्लास के पहले, क्लास के बाद या क्लास के दौरान? क्लास के दौरान। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि क्लास के पहले आके पूछ लेंगे या क्लास के बाद, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और मैं चाहता हूं कि क्लास में सॉल्व हो, रीजन समझने की कोशिश करना। ध्यान से सुनना, अगर आपको मैंने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया और आपको वो शायद समझ में नहीं आया, आई एम गिविंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बट देयर मे बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट जो आपको क्लिक नहीं कर गया हो, तो आपको वो पूछना, मैं वापस से समझाऊंगा। मेरे में बहुत पेशेंस है, मैं एक चीज 100 बार समझा सकता हूं, बहुत पेशेंस है मेरे में। सो ध्यान से सुनना, ये इसका फायदा आपको क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बट अगर नहीं पूछोगे तो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड पे चलता रहेगा, यार वो नहीं समझा, यार वो नहीं समझा यार। और फिर जो मैं आगे पढ़ा रहा हूं उसका लिंक नहीं लगेगा या उसमें मन नहीं लगेगा, तो आगे जो पढ़ा रहा हूं उसमें भी बैंड बज गई, बराबर कि नहीं? सो इट इज बेटर कि योर 5 seconds विल हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट इन क्लास ऑल्सो, एंड आगे वाला समझेगा भी, करेक्ट है ना? सो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सोचना ही नहीं कि सर को कैसे पूछूं, बिंदास पूछने का। कभी कहावत सुनी होगी, टीचर भी कभी स्टूडेंट था, बराबर कि नहीं? सो मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं इस इंटेंशन से पढ़ाता हूं कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करता था, बस वही उसी नजरिए से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। एंड एज अ स्टूडेंट यू हैव एवरी राइट टू आस्क एवरी क्वेश्चन विच यू फाइंड डिफिकल्ट, बराबर कि नहीं? और जब तक, मेरे क्लास में ध्यान में रखना, जब तक आपकी डाउट सॉल्व नहीं होना, छोड़ना नहीं मुझे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, यू शुड बी वेरी सेल्फिश। आज तो पूछूंगा, नहीं समझाना, नहीं समझाना, पूछ के रहूंगा। ये इंटेंशन से क्लास में आने, नॉलेज जितना गेन कर सकते ना उसको फुल एक्सप्लॉइट करने का। ठीक है, परफेक्ट, ओके, बोलो। वेरी गुड, है ना? इतनी देर से आ रहा था ना डाउट, बट पूछने का मन नहीं बना। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। बोलो बेटा, कौन सा एग्जाम्पल? जी जी, ओपनिंग बैलेंस का, ये रहा। करेक्ट है, पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस करंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, एकदम सही बोल रहे हो। हो बेटा, मिस्टेक हो सकती है, रेक्टिफाई कर ली। पिछले साल के क्लोजिंग में कुछ भी गलतियां होंगी वो हमने रेक्टिफाई कर ली, वो हमने ठीक कर ली, कोई टेंशन नहीं है उसमें, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है बच्चा। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट। बट द प्रॉब्लम इज कि व्हेन वी आर पुलिंग द फिगर्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग टू करंट ईयर्स ओपनिंग, पिछले साल के क्लोजिंग इस साल जब ओपनिंग बना रहे, अपन जब ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहे, क्या उसमें आपसे गलतियां हो सकती है क्या? क्या उसमें किसी प्रकार की एरर ऑफ ओमिशन कमीशन हो सकता है क्या आपसे? क्या प्रिंसिपल वैल्यूएशन में भी गड़बड़ हो सकती है क्या? आपको नहीं लगता कि आपको वो भी चीजें चेक करनी चाहिए? क्योंकि अगर वो चेक नहीं करी तो ड्यूरिंग द ईयर भले ही सब सही है, क्लोजिंग गलत हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए अपने को क्या चेक करना होगा? ओपनिंग भी चेक करना होगा। परफेक्ट, बिंदास पूछने का, बिल्कुल भी टेंशन लेने का। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बच्चा, बहुत आगे जाओगे तुम जिंदगी में। ठीक है, समझ में आया आपको? अपन क्या चर्चा कर रहे हैं अभी? पर्पस। भूल गए होंगे पर्पस क्या था? बोल सकते क्या? बैलेंस शीट का पर्पस क्या है? नहीं सुना, नहीं आ रहा? फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस का एंड रिजल्ट। और यूजफुल इंफॉर्मेशन कौन देगा? नोट्स टू अकाउंट्स। इजी है, वापस एक बार पूछूं? ठीक है, चलो अपन एक काम करते हैं, अभी तक जितना भी ज्ञान अपन ने लिया, जितना भी प्रवचन अपन ने सुना, एक बार क्विक रिकैप करेगा? देख के बोलना है, बिना देख के बोलना है? यही तो मजा है, इसको तो अपन कहते हैं मैजिक बोर्ड। जो भी मैं लिखूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं, जो भी लिखूंगा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। वो भगवान ने बहुत भारी पावर दिया है मेरे, पता नहीं, है ना? मैं बहुत भारी इंसान हूं, यहां का नहीं हूं, बाहर से आया मैं, है ना? हाँ। एकदम कॉन्सेंट्रेट करना,
जो जो पूछूंगा मस्त एकदम इंस्टेंट जवाब देना, ठीक है? व्हाट इज ऑडिट? दिख रहा है क्या? ऑडिट मतलब क्या? चेकिंग, वेरिफिकेशन, एग्जामिनेशन, स्क्रूटिनी, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, जो बोलना है बोल लेना। एक 8-10 पॉइंट तो इकट्ठा कर सकते हैं अभी अपन। ये होता किस पे है? और बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनते कैसे है? ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैं पूछता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता होगा? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो, फंड फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स, एंड लास्ट में क्या है? क्या है क्या है क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। आसान है क्या एकदम? नहीं, सच्ची सच्ची बोलना, आसान है क्या एकदम? वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताना इन दोनों में से ओपनिंग बैलेंस किसे होंगे और किसे नहीं होंगे? ओपनिंग बैलेंस चेक करना चाहिए क्या? कौन सा स्टैंडर्ड कहता है? कौन सा स्टैंडर्ड कहता है? उसका नाम क्या है? इनिशियल एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस। दोस्तों, इसमें से पर्पस ऑफ बैलेंस शीट क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। पर्पस ऑफ बैलेंस शीट क्या है? और बैलेंस शीट का पक्का? ठीक है, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, वेरी गुड। और स्टेटमेंट ऑफ P&L का और नोट्स टू अकाउंट्स का? ये क्वेश्चन क्या था? हाँ, नहीं तो पता चले आंसर याद है, क्वेश्चन ही मालूम नहीं। ठीक है ना? इजी है यहां तक, बॉडी में गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब तक आपको कॉन्सेप्ट आपका पक्का नहीं होगा ना, जिंदगी में कभी कोई चीज याद नहीं होंगी। और मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, और जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, गारंटी मेरी आपके दिमाग में रिटेन होगा ही होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे, अब अगला सवाल जो आपके सामने आएगा, बहुत भारी सवाल रहे, मतलब पूछो ही मत। पर्पस जानने के बाद अपन समझते हैं उसके यूजेस क्या है और उनके यूजर्स क्या है। सो सवाल ऐसा बनता है, हु आर द यूजर्स एंड व्हाट आर देयर यूजेस? गाइस, पर्पस और यूज, पहले इन दोनों में, ये दोनों सेम है क्या अलग अलग है? कि पर्पस एंड यूज। पर्पस मतलब क्या है? किस उद्देश्य से बना है। यूज मतलब क्या? इसका उपयोग क्या है, ये आया क्यों। अच्छा, अगर आ गया तो इसका इस्तेमाल क्या है। समझ नहीं आया? सो ये क्यों आया? ताकि आपको फाइनेंशियल पोजीशन, आपको एंड रिजल्ट और आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कर सके। बट अब ये इसके लिए बन गया है, तो इसका उपयोग कैसे करेंगे ये अपन चर्चा करेंगे। सो एग्जाम में क्वेश्चन केयरफुली पढ़ना, वेदर दे आस्क्ड यू द पर्पस ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या आपको उनके यूजेस और उनके यूजर्स के बारे में चर्चा किया। क्लियर है ना? मतलब कहीं कंफ्यूजन नहीं हो सकता ना? वेरी गुड। आपके कन्वीनियंस के लिए हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। यूजर्स को कितने हिस्सों में? दो। एक कहते हैं अपन इनसाइडर्स और दूसरे अपन कहते हैं आउटसाइडर्स। ठीक है ना? क्या आप मुझे बता सकते हो कि अंदर वाले लोग कौन कौन होंगे? बोल सकते हैं आप लोग? बोलो अच्छे से एकदम। कौन होगा? मैनेजमेंट। अच्छा, फिर कौन होगा? अच्छा, एम्प्लॉइज। ओके, उसके बाद कौन होगा? शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट कौन है फिर? और कोई? बस इतना ही। सो ये तीन लोग है इनसाइडर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्रिएट कर रहे हैं? मेस। दे हैव क्रिएटेड मेस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कौन से तीन लोग हैं हु हैव क्रिएटेड मेस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन? और वो तीन लोग हैं, क्या एनर्जी है आप में, राइट? जरा बोलो, और थोड़ी एनर्जी लगाओ, आप कर सकते हो। बोलो, कौन से तीन लोग हैं इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन? नहीं नहीं, सुना ही नहीं आया। कौन से तीन लोग हैं? ये कौन है? जो यूजर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंड आर इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, आउटसाइडर्स में बता सकते हैं क्या? नहीं, बोलो ना, कौन है? अच्छा, इन्वेस्टर है, ठीक है। और कौन है? अच्छा, क्रेडिटर है। और अच्छा, कॉम्पिटिटर है। ओके, कौन है? और गवर्नमेंट भी, और बैंक्स भी है। अच्छा, बैंक्स भी ले लो। और फाइनेंशियल एनालिस्ट। ओके,
और पब्लिक, तो ये लोग कौन है भाई? जनरल पब्लिक, मतलब दे विल बी द प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, राइट? किस उद्देश्य से आप जनरल पब्लिक में आते हो, बट आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बच्चा किस उद्देश्य से देखोगे? तो आपका रूप क्या हो जाएगा? कौन सा रूप धारण कर लेगी बेटा तू? इन्वेस्टर का। और कोई है क्या? नहीं। डेटर आ सकते क्या? नहीं आ सकते हैं ना? क्यों नहीं आ सकते? क्रेडिटर, इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, डेटर आ सकते? आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? ले लो ना, चर्चा करेंगे बाद में क्यों नहीं क्यों हाँ, लिख तो लो पहले डेटर। सो समझ में आया ये कौन हो गए दोस्तों? आउटसाइडर। अब कौन से लोग हैं जरा पढ़ो, कितनी लंबी लिस्ट हो गई सर, बोलो कौन से? इन्वेस्टर, क्रेडिटर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड। पक्का? श्योर हो? इजी एकदम? ठीक है। अब इसको कैसे याद करें? ये तो आप ही ने बताया ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मुझे ऐसे लोग इसमें से, हाँ बोल बेटा, आगे पढ़ेंगे ना। अभी तक हमने उसके यूजेस पढ़ने बाकी है। अभी तो अपन ने सिर्फ अभी के लिए बोला यूजर्स कौन है, सवाल अभी तक खत्म नहीं हुआ है ना। वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। सो अब ये आउट इनसाइडर में कौन थे? वो तीन लोग जो क्या क्रिएट कर रहे थे? मेस। कौन से तीन लोग थे? मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स। अब आउटसाइडर्स में कौन से? अब ध्यान सुनना, ऐसे लोग ढूंढ के बताओ मुझे जिनसे पैसा अपने को आना है। आना है। कौन है ये? एक तो इन्वेस्टर है और कौन है? डेटर है, रिसीवेबल। सो दो लोग ऐसे हैं जिनसे पैसा आना है। ऐसे दो लोग बताइए मुझे जिन्हें पैसा अपने को देना है। कौन है? जी अब बात, क्रेडिटर और बैंक्स। ऐसे दो लोग बताओ जिन्होंने परेशान करके रखा हुआ है यार। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो आप लोग? कॉम्पिटिटर और गवर्नमेंट। और एकदम से एकदम ईमानदार, इज्जतदार, मतलब न्यूट्रल है, बेचारे का कोई पाप नहीं है। कौन है वो? वो है फाइनेंशियल एनालिस्ट। एकदम ऐसे नादान परिंदा है वो। बराबर नहीं? हो गए क्या सारे पॉइंट्स? सो टेंशन नहीं है, बराबर। सो इतने से इतनी लंबी लिस्ट है, बराबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पॉइंट, पूरे पूरे 6 नंबर घर पे लेके आना, टेंशन ही नहीं है। सो अब बताइए कौन से लोग हैं हु आर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन? कौन है आउटसाइडर्स में? फटाफट जवाब देना। ऐसे लोग जिनसे सिंपल आना है, देना है, परेशान करा है और एकदम न्यूट्रल है। इजी है, राइट? चलो बोलो, ऐसे लोग बताइए जिन्होंने आपको परेशान करके रखा हुआ है यार। गवर्नमेंट एंड कॉम्पिटिटर। ऐसे लोग जिनसे पैसा आना है, इन्वेस्टर और डेटर। जिन्हें पैसा देना है, क्रेडिटर और बैंकर। और जो एकदम नॉर्मल है। सो खत्म हो गया यहां पे। सो यहां पे अपने 10 पॉइंट खत्म हो गए। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन क्या था? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, ध्यान से सुनना। आगे बढ़ सकते हैं। अब बस क्या पढ़ना है? उनके यूजेस। एंड फिर अपने 6 नंबर वाला क्वेश्चन समाप्त हो गया। इजी है, राइट? ऑसम। सो अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, जवाब दीजिएगा। हु आर द, क्वेश्चन क्या था? हु आर दी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? दो लोग हैं, कौन कौन है? इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। बोलो और एक बार, मस्त ऐसे से करके बोलो ना। इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। ये बोलो वापस एक बार, इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। क्वेश्चन क्या था? हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड व्हाट आर देयर? Who are the users of financial statements and what are their uses? कौन से दो कैटेगरी के लोग हैं? इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। इनसाइडर्स में तीन लोग जिन्होंने मेस क्रिएट करके रखा। कौन है? मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, शेयर होल्डर्स। आउटसाइडर में जैसे वैसे लोग जिन्होंने पैसा देना है मतलब अपने को आना है। इन्वेस्टर एंड डेटर, जिनको पैसा देना है और जिन्होंने परेशान करके रखा है भाई। और जो एकदम नॉर्मल है, न्यूट्रल है एकदम बे। जी अब बात आगे बढ़ सकता हूं यहां से? यस। अब सिंपल बात चर्चा करते हैं। सिंपल चर्चा क्या है यहां पे? बस उनके अभी यूजेस क्या है, वो किस तरीके से, किस लिए वो लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक सेकंड ना। क्या बेटा? डेट होल्डर्स मतलब डिबेंचर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स में आएंगे।
स्टेक होल्डर्स मतलब कौन कौन आते हैं? स्टेक होल्डर्स का मतलब क्या होता है कि जो भी व्यक्ति ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, मतलब चाहे फिर आप वो डेटर बोलो, क्रेडिटर बोलो, बैंकर बोलो या वो शेयर होल्डर बोलो, ये सारे के सारे कलेक्टिवली कौन बन जाते हैं मेरे दोस्त? स्टेक होल्डर्स। करेक्ट है ना? देखो हर एक चीज पूछनी चाहिए, उसकी क्लैरिटी आती है फिर, है ना? देखो अभी अगर ये अंदर ही अंदर रखता तो क्या हो जाता, जिंदगी भर मालूम नहीं पड़ता, फिर एग्जाम में ऐसे स्टेक होल्डर लिख के आते नहीं, पता नहीं चलता कहां डाले इसको, समझा? तो कंबाइंड ऑल टुगेदर बिकम्स व्हाट? स्टेक होल्डर्स, जिनका कंपनी के अंदर स्टेक है, हिस्सा है, चाहे वो आना है देना है, बराबर के नहीं? परफेक्ट, गॉट इट। अब देखते हैं मैनेजमेंट, एक 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 चुन चुन के लेंगे इसको, है ना? रेडी हो आप लोग सब? सो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या उपयोग करेगी? सो कहते हैं ये लोग क्या करेंगे बच्चों? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। ठीक है ना? आपका एक सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, मतलब पढ़ोगे, कौन सा? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। मतलब जिसमें मैनेजमेंट को अलग अलग तरह तरह के क्या लेने होते हैं बच्चों? डिसीजंस लेने होते हैं। दे नीड टू टेक व्हाट? डिसीजंस। दे नीड टू टेक सम कॉल्स। करेक्ट है ना? सो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कौन लेगा दोस्तों? मैनेजमेंट। सो दे विल टेक सर्टेन कॉल्स, बट ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कि वेदर टू कंटिन्यू विद द बिजनेस और टू स्टॉप द बिजनेस, वेदर टू एक्सपांड द बिजनेस और टू स्टॉप हियर इटसेल्फ, ये डिसीजंस मैनेजमेंट किस बेसिस पे लेगा? पहले देखना चाहिए भाई अपने पास पैसा है क्या, होता है अपने को नफा हो रहा है क्या, आगे जाना चाहिए क्या, यहीं रोक दे या जो है उसको भी बंद कर दे, समझा नहीं समझा? सो ये महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक डिसीजंस कौन लेगा दोस्तों? मैनेजमेंट। बट किसके बेसिस पे लेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पे। समझ में आया? सो मैनेजमेंट विल यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर टेकिंग सर्टेन स्ट्रेटेजिक डिसीजंस। आगे बढ़ सकता हूं यहां से? सेकेंड पॉइंट, शेयर होल्डर्स। धीरे धीरे पहले सिंपल सिंपल को निपटा लेंगे अपन। शेयर होल्डर्स क्यों इस्तेमाल करेंगे दोस्तों? शेयर होल्डर्स भाई, वेरी गुड, टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। बच्चा, ए बच्चा, टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट, अच्छा ना बोलते हो तो कितना अच्छा लगता है। अब अगर आप बोलोगे शेयर होल्डर्स विल टेक द कॉल टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट, अरे भाई क्या ये लोग ऐसे है क्या जो ऑलरेडी पैसा अपना लगा चुके हैं? और फिर काहे ऐसे बोले थे भाई तू? तो फिर क्या बोलना चाहिए? सो दे विल थिंक वेदर टू कंटिन्यू विद द इन्वेस्टमेंट और नॉट। बराबर के नहीं? समझ में आया? तो आंसर इसलिए कह रहा हूं, बोलते रहो, बहुत मजा आएगा, है ना? चलो बोलो। सो क्या कहेंगे यहां पे? टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू। समझ में आया नहीं आपको? उसके बाद इन्वेस्टर्स, अब बोल बेटा क्या कहेंगे इन्वेस्टर को? टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट, मतलब उनके इन्वेस्टिंग डिसीजंस के लिए। सो क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। करेक्ट है ना? उसके बाद यहां पे कॉम्पिटिटर भी उनके क्या, किसके लिए बच्चों? उनके स्ट्रेटेजीज डिसाइड करने के लिए, बराबर कि नहीं? जैसे क्या होता है, कैसे स्ट्रेटेजीज, आप समझने की कोशिश करो कि हाउ सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजीज, कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर, है ना? आप ध्यान से सुनना। मान के चलो दो कंपनीज है, कोक एंड पेप्सी, इंडस्ट्री में इट्स काइंड ऑफ एन ऑलिगोपोली, इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे अपन, राइट? सो टू मेजर जायंट्स से फ्यू सेलर्स है, वो कौन से? कोक और पेप्सी ले लो। आप सोचिए अगर कोक और पेप्सी, कोक देखता है कि यार इसका मुनाफा ज्यादा हो रहा है, यार ये कैसा हो रहा है, तो फिर वो प्रोडक्शन की कॉस्ट देखता है उसकी, और वो देखता है यार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कोक का कम है, पेप्सी का ज्यादा है, तो पेप्सी वाला इज थिंकिंग कि यार आई एम इनटू द सेम इंडस्ट्री, व्हाई देयर इज अ वेरिएशन इन द कॉस्ट, सो आई नीड टू टेक सम स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंगली कि ये लोग क्या करते होंगे, आई विल चेंज अकॉर्डिंगली। करेक्ट है क्या नहीं? सो एडॉप्शन करेंगे ना, बोलो ना हाँ या ना? हाँ, दैट्स इट, सिंपल। समझ में आया नहीं आपको? सो ऐसे स्ट्रेटेजीज को डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटिटर्स आपके क्या यूज कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आर वी क्लियर हियर? पक्का पक्का? यस। सो स्ट्रेटेजीज। उसके बाद बता सकते हैं क्रेडिटर क्यों करेगा इस्तेमाल? क्रेडिटर क्यों करेगा इस्तेमाल? हाँ, क्रेडिटर क्या, उसका एबिलिटी टू रीपे देखने के लिए। अरे उसको क्रेडिट पे गुड्स देना है, वो रीपे कर पाएगा नहीं, अपना पैसा भाई डूबना नहीं चाहिए। सो वी शुड लुक ना सेफ्टी ऑफ आवर मनी, नहीं तो दे दिया क्रेडिट पे, बराबर, और पैसा डुबा देगा तो फिर आया ही नहीं पैसा तो। सो क्रेडिटर क्यों देखेगा? ऐसे व्यक्ति को क्रेडिट दे रहे, वो पैसा अपने को देगा नहीं देगा, मतलब क्या देखने के लिए बच्चों? उसका रिपेइंग कैपेसिटी। और क्या यही सेम अपन बैंक्स के लिए भी लगा सकते हैं क्या?
बैंक्स भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की आपकी एबिलिटी टू रीपे, आपकी रीपेइंग कैपेसिटी, यही तो चेक करेगा ना। जैसे आपने कभी देखा होगा, कभी आप लोन के लिए पापा मम्मी या कभी कोई या भाई बहन या कोई हायर एजुकेशन के लिए लोन के लिए अप्लाई करता है, सो आपसे वो 3 साल के आपके इनकम टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाते हैं। ये क्यों मंगवाते हैं? आपकी वो रिपेइंग कैपेसिटी जज कर सके एंड फिर उसके हिसाब से दे एडवांस यू दे लोन। समझ में आया नहीं आपको? यस, इजी एकदम। अब उसके बाद हम लोग आते हैं और नेक्स्ट सिंपलर वर्जन पे, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट काहे यूज करेगा? टैक्सेस। सिर्फ टैक्सेस बोलना नहीं, सो अपन बोलेंगे, उस पे तो आएंगे, तो टैक्सेस नहीं बोलेंगे बट टू लेवी टैक्सेस। सो व्हाट इज द डिफरेंस? टैक्सेस मतलब हाँ इतना भरना है, बट लेवी मतलब जितना आपने भरा है वो सही तरीके से भरा है या नहीं भरा। एक एग्जाम्पल आपको याद आ जाएगा, आपके डीटी के दिन याद कराता हूं, है ना। आपने क्या पढ़ा था डीटी में? सो आपने कहा था, ऐसे आपने लिखा था, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर के नहीं? ऐसे आपने लिखा था। उसमें आपने लेस क्या करा? लेस आपने ऑल दी इनएडमिसिबल आइटम्स करा था कैसे? और उसके बाद ऐड क्या किया था? ऑल दी एडमिसिबल आइटम्स। और फिर उसके बाद जो आपको मिला, ये आपको क्या मिला आपका? हाँ, टैक्सेबल प्रॉफिट, या आप क्या कहेंगे इसे? टैक्सेबल इनकम। सो यहां पे गवर्नमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस उद्देश्य से चेक करना चाहते हैं कि बाबा ये जो आइटम्स है या आपने बराबर से कंप्यूट करे है या नहीं करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ पेमेंट इज मेड इन एक्सेस ऑफ 10,000 इन कैश ऑन अ सिंगल डे, 48(3) के तहत क्वालिफाई, ये अलाउड है या डिसअलाउड है? डिसअलाउड। अगर आपने किसी एक खर्चे का प्रोविजन करके रखा हुआ है बट वो प्रोविजन आपने एक्चुअली अभी तक पे नहीं करा, सो वो डिसअलाउड है। रिटर्न फाइलिंग तक का समय है 43(b) सेक्शन के अंडर। अगर आपने कोई प्रोफेशनल फीस, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज ये सब दिया है, बट यदि आपको पिछले साल टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल था और इस साल आपने उन पेमेंट्स के ऊपर प्रिस्क्राइब लिमिट के ऊपर जाने के बाद भी आपने उसके ऊपर टीडीएस नहीं करा, अलाउड है या डिसअलाउड है? डेप्रिसिएशन बोलो, इनकम टैक्स में कौन सा चलता है? डब्ल्यूडीवी या एसएलएम? डब्ल्यूडीवी। कंपनीज एक्ट में कोई भी लगा लो, बराबर के नहीं? सो आपने अगर एसएलएम पे लगाया है तो वो आपको अलाउड नहीं है। सो आप ऐड करते हो डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट एंड माइनस डेप्रिसिएशन एज पर इनकम। करते हो ना ये सब? याद है ना ये? मैं देखो ऑडिट जब पढ़ाऊंगा, ये भी एक ध्यान में रखना, सिर्फ ऑडिट ऑडिट नहीं, जितना भी आज तक पढ़े हो ना आप, सब सब कॉस्टिंग, एफएम, टैक्स, लॉ, अकाउंट्स, सब कह के लूंगा, ठीक है ना? मजाक नहीं कर रहा हूं, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने के लिए। सो ये सारी चीजें क्या होगा? गवर्नमेंट आके चेक करेगा कि भाई ये सब बराबर से कैलकुलेट, कंप्यूट करा गया है या नहीं। समझ में आया? सो देयरफॉर टू लेवी टैक्सेस गवर्नमेंट विल यूज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे बढ़ सकता हूं यहां से? आगे, नॉट ओनली टू लेवी टैक्सेस, बट वो कहता है देयर आर सर्टन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट्स देता है, सब्सिडीज देता है, प्रोटेक्शन देता है, बट भाई क्या वो उस ग्रांट, सब्सिडी, प्रोटेक्शन के काबिल है या नहीं, वो जानने पहचानने के लिए क्या उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना अनिवार्य है कि नहीं है? यस। तो क्या देखेंगे? फॉर सर्टन, बोलो ना बच्चों, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। आसान है एकदम? कोई दिक्कत है आपको यहां पे? नहीं, इजी है, राइट? आगे बढ़ सकता हूं यहां से? यस। अब अपने कौन से हो गए, जरा एक बार नजर घुमा लेते हैं अपन। फर्स्ट वी स्टडीड मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, खत्म हो गया। उसके बाद इन्वेस्टर, क्रेडिटर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट, बैंक्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट और डेटर्स बचे हुए। फाइनेंशियल एनालिस्ट को क्लोज कर लेते पहले, कर ले क्या? बोलो ना दोस्तों? यस। सो क्या कहता है फाइनेंशियल एनालिस्ट को? फाइनेंशियल एनालिस्ट कहता है टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटीज बिजनेस। क्या करना होगा अपने को? क्या करना होगा दोस्तों? बोलो। फाइनेंशियल एनालिस्ट का इस्तेमाल करेगा टू असेस द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटीज बिजनेस। जैसे एक एग्जांपल देता हूं,
आपने अगर कभी गलती से टीवी देखा होगा, गलती से ही हो जाएगा ना, क्योंकि आजकल तो समय मिलता नहीं है सर, है ना, तो गलती से कभी आपने टीवी देखा होगा, और उससे गलती से कभी आपने बिजनेस चैनल पे गए होंगे कभी, उससे बड़ी गलती। सो आपने देखा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ होता है, बराबर कि नहीं, नीचे ऐसे स्क्रिप्ट चलती रहती है, ठीक है ना, उसके ऊपर शेयर्स कैसे चलते रहते हैं, ये शेयर इतना है, ऐसे वो कंटिन्यूस वो टिकर घूमते रहता है वो ऐसे, और फिर ये यहां पे आपको दिन भर कुछ ना कुछ तो ज्ञान बांटते रहता है ये, और फिर वो बोलता है आपको वेदर यू शुड बाय, वेदर यू शुड सेल और यू शुड होल्ड। मतलब बेसिकली ये व्यक्ति आपको क्या दे रहा है, कुछ ना अलग अलग क्या दे रहा है, आपको टिप्स दे रहा है। सो ये किस कंपनी के शेयर्स आपने खरीदने चाहिए, बेचने चाहिए, होल्ड करने चाहिए, ये ऐसा ज्ञान आपको दे रहा है। बेसिकली ये क्यों दे पा रहा है, क्योंकि वो उन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करके बैठा हुआ है और फिर वो आपको ज्ञान दे रहा है यहां पे। सो इन्हें अपन क्या कहते हैं, ये कौन लोग हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट। इजी है, सिंपल एकदम, कोई दिक्कत है आपको यहां पे, नो। सो ये हो गए अलग तरीके। अब बचते हैं कौन, डेटर्स और एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज के बारे में कोई बता सकता है मुझे? अब ये दो जो है, डेटर और एम्प्लॉयज, आप बताओगे, मैंने सब बता दिया, अभी मुझे नहीं आता। बोनस डिक्लेयर करने के लिए, अच्छा अच्छा, ठीक है, ले ले बोनस। आपको नहीं लगता बोनस के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोनस डिक्लेयर यार कम, मतलब मुझे एक बात बता, अपन ने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट पढ़े हो क्या? हाँ, तो आप कहाँ आएंगे, अभी अपन लॉ में है ना। मैं चाहता था कि आप ये शब्द बोलो, पढ़ा था क्या अपन ने पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, और उसमें कुछ पढ़ा था क्या, फैक्ट्री एक्ट्री, कुछ नंबर ऑफ वर्कर्स वगैरह कुछ बोला था क्या, वंस एप्लीकेबल ऑलवेज एप्लीकेबल, हाँ कुछ ऐसा चर्चा हुई थी क्या? हाँ, और उसमें फिर ये भी पढ़ा था कि मिनिमम 8.33 मतलब 1/12। फिर ये भी पढ़ा था कि मैक्सिमम 20%। हाँ, अब फिर काहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत है भाई? ए! थरो नॉलेज, पूरा एंड टू एंड देखना, बहुत मजा आएगा। ये तो शुरुआत है, जैसे जैसे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे और ज्ञान देंगे। बोलो, नहीं पहले बोनस का होंगे यार, कैंसिल क्या बोनस, और कहीं से कैंसिल, फिर क्या, सैलरी, मतलब उसमें इंक्रीमेंट, अच्छा राइज चाहिए, उसमें ग्रोथ चाहिए, इंक्रीमेंट चाहिए, मतलब मंगते पने करने के अपन ने, इतना छाप रहे हो तुम, अकेले अकेले, हाँ हमें भी दो ना थोड़ा। मतलब इसके लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देख सोलो, देख कितना कमा रहा तू, इतना छाप रहा तू, ये दिया ना थोड़ा, ये दिया ना रे, हाँ सैलरी पेड, सैलरी कंपनी पे कर सकती है, नहीं कर सकती, तो उसके लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे जबरदस्ती। और तुझे मिल रहा है तेरा महीने का 50-60 हजार रुपए, तुझे काय को लोड लेना है? कल को डूब गए तो तुमको क्या मालूम? अब मुझे एक बात बताओ, कौन बोला कल को डूब गए, तुम बोले ना, कौन बोला? कोई तो बोला ना, बोलो मुझे, उसके ऊपर कुछ तो बहुत भारी ज्ञान देना है, बोलो कोई तो बोला। अरे ऐसे डरो मत मुझसे, हाँ ऐसे बोलो ना, ऐसे डेंजर लग रहा क्या मैं, जो है वो बोलना है आपको। कल को डूब गए तो, है ना, कल की चिंता क्यों करते हो? आप मुझे समझाओ, अपन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं या हिस्टोरिकल होते हैं? अरे जो हो गया वो हो गया पीछे, आप उसके ऊपर से आने वाले समय का अनुमान कैसे लगा सकते हो? जो हो गया दैट हैज हैपेंड। क्या मुझे बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या आपको किसी प्रकार की गारंटी, श्योरिटी देते हैं क्या कि आने वाले समय में अरे इतना प्रॉफिट तो कम से कम करेंगे अपन? देन सही बोल रहा हूं ना, इट्स वी कॉल इट ऑल्सो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज ये हुआ है जो भी हुआ है, इट इज हैपेंड इन द पास्ट। अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी यूज करी होंगी ना, हिस्टोरिकल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते समय, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो ये जो भी है जो हुआ है पीछे के समय में, आने वाले इसमें, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टन, हु नोज इट बेटर देन अ सीए स्टूडेंट? अपना फ्यूचर बहुत अनसर्टन, करेक्ट है ना? हाँ फिर, हाँ बोलिए। ईसॉप,
अरे ईसॉप काय को देते अपन? काय को देते? बिकॉज एक एम्प्लॉय को, मेरे को आता है अकाउंट्स भी, हाँ, क्यों देते हैं अपन? बिकॉज उसे एक सेंस ऑफ ओनरशिप, एंड उसका कंसिडरेशन क्या होता है? टेक्निकल नो हाउ, बराबर, उसका पेटेंट। फिर काय को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जरूरत है भाई? आप कैसे बोला, है ना? मजा आया कि नहीं अभी बोल के? सुनो क्या बोल रहा है वो, बहुत सही बोला उसने। अरे मैंने भले ही आपको बोल दिया 8.33 इन 20%, बट ये किसका निकालते हो? सीए भी तो पढ़ा होगा ना लॉ में, एलोकेबल सरप्लस। नलायक, पढ़ा था ना ये एलोकेबल सरप्लस? अरे भाई एलोकेबल सरप्लस निकालने के लिए क्या आपको चाहिए ना? चाहिए ना? फिर ये नहीं बोल सकते तुम मित्तू साहब। गुड राइट? अच्छा लग रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा सब कुछ? यस। सो इन सिंपल वर्ड्स सब कुछ सही है, इंक्रीमेंट्स के लिए, बोनस के लिए, वो एलोकेबल सरप्लस ये करने के लिए। सो इसको अपन एक सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? टू सी वेदर दे गेट दी लेजिटिमेट शेयर। बोलो क्या? लेजिटिमेट शेयर। बोलो वापस एक बार, क्या? लेजिटिमेट शेयर। इस लेजिटिमेट का मतलब क्या होता है? रीजनेबल। क्या होता है इसका मतलब? रीजनेबल शेयर। क्योंकि देखो, कोई भी कंपनी के एम्प्लॉयज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनअकाउंटेड ह्यूमन एसेट है। अगर कंपनी के अंदर उसके एम्प्लॉयज नहीं तो वो कंपनी कुछ भी नहीं, बराबर कि नहीं? लोग ही सब कुछ है, एम्प्लॉयज ही सब कुछ है। सो उनका उसके ऊपर हक बनता है कि दे डिमांड अ रीजनेबल शेयर, क्योंकि वो तो उसके लिए मेहनत कर रहे हैं ना। सो दे विल डिमांड व्हाट? अ रीजनेबल और अ लेजिटिमेट शेयर। इन डिफिकल्टी टिल हियर? बोलो ना दोस्तों, नो नो प्रॉब्लम, नो वरीज एट ऑल? यस। सो सब कुछ डेटर को छोड़ के बाकी सब हो गया। अब डेटर बाकी है सर, कुछ करो उसका। मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक, एक बार थोड़ा रिकैप कर लेते हैं, फिर डेटर्स पे आते हैं, शांति से चर्चा करेंगे डेटर्स के ऊपर। बताइएगा, मैनेजमेंट किसके लिए? स्ट्रेटेजिक डिसीजन। एम्प्लॉयज किसके लिए? लेजिटिमेट शेयर। भारी भारी वर्ड्स बोलने होंगे। लेजिटिमेट शेयर सबने बोलना होगा, ऐसे मौन मत धारिए, है ना? ध्यान से सुनना, जो जितना बोलेगा वो उतना अच्छे नंबरों से पास होगा, है ना? आपस में बोलना नहीं है, आंसर बोलना है, ठीक है? सो क्या कहता है? लेजिटिमेट शेयर। उसके बाद अपन बात करते हैं शेयर होल्डर, टू कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू विद द इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद आते हैं आपके इन्वेस्टर, टू इन्वेस्ट और नॉट टू इन्वेस्ट। फिर आते हैं कौन? क्रेडिटर, टू रीपे। बैंकर, सेम। उसके बाद कॉम्पिटिटर, स्ट्रेटेजीज, गवर्नमेंट, लेवी टैक्सेस एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। फाइनेंशियल एनालिस्ट क्या कहता है? टू द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। एकदम आसान है। एंड उसके बाद कौन बच गया अभी? डेटर। अब ध्यान से सुनना, डेटर क्यों इस्तेमाल करेंगे आप? डेटर मतलब ऐसा व्यक्ति जिससे अपने कुछ पैसे आने हैं और वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे। वाह रे वाह! और एक चीज समझ सकते थे, अपने को उससे पैसा आना है तो अपन उसके देखेंगे, बट उसको मुझे पैसे नहीं तो वो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा है। अरे कुछ तो गलत हो रहा है। नहीं, ऐसे व्यक्ति से, अब देखना, ये जो मैंने डेटर को इतना अलग से उसको होल्ड पे क्यों रखा है, समझने की कोशिश करना। ये जो डेटर है, ये इंस्टीट्यूट के बुक में नहीं दिया है, डेटर नहीं है। बट क्या होता है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया तो पंगे हो जाएंगे यार। आ गया, डेटर इज ए यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हाउ आई एलाबोरेट एक्सप्लेन। फिर अपन ये तो नहीं बोल सकते आउट ऑफ सिलेबस, कुछ तो लिख के आना पड़ेगा। तो कुछ तो से अच्छा लॉजिकली जो सही है वो लिख के आता है। आपको हर एक चीज का जवाब मिलेगा मेरी क्लास में। बोलो डेटर, पहले आप सोच लो तो सही, फिर अपन चर्चा करते हैं। फिर मैं तो हुई यहां, बोलिए। बोलो। जिससे अपन परचेस कर रहे हैं उसकी,
कैपेसिटी, मतलब किस सेंस में कैपेसिटी? टाइम में डिलीवरी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू बॉय। समझने की कोशिश करो, ध्यान से सुनना। यहां पे है मान लो एचजे। कौन है एचजे? हर्षद जाजू। ठीक है, ध्यान से सुनना। और यहां पे है मान लो एसपी। कौन है एसपी? स्वप्निल पटनी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। मान लो एसपी इज अ पब्लिकेशन हाउस जो बुक्स प्रिंट करते हैं, और एचजे कौन है? एक टीचर है। एचजे ने एसपी को 1000 बुक्स का ऑर्डर दिया। कितने बुक्स का? 1000 बुक्स का ऑर्डर दिया, और कहा कि अभी हम आपको 40% पेमेंट कर रहे हैं, बैलेंस 60% आपको जब मिलेगा तब आप हमें पूरे पूरे 1000 बुक्स दे दोगे। तब चलता है कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स? वी विल गिव यू द पार्ट पेमेंट राइट नाउ, अपॉन कंप्लीशन ऑफ द वर्क वी विल पे यू द बैलेंस अमाउंट। चलते हैं ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट? सो अब क्या हो गया? इन द बुक्स ऑफ एसपी एचजे कौन बन गया? डेटर। करेक्ट है ना? सो एचजे विल चेक the financial statements or use the financial statements of SP. The question is why? The question comes कि क्या SP इतना फाइनेंशियली साउंड है क्या कि मैं इसको पार्ट पेमेंट करने के बावजूद ये मुझे 100% मेरा प्रोडक्ट मुझे टाइम पे डिलीवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं तो क्या हो जाएगा, मुझे ये आगे नोट्स देने होंगे मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को नोट्स देने होंगे। अगर इन्हें समय पे नोट्स नहीं मिले तो इनका लॉस, इनका लॉस मतलब मेरा लॉस। और मैं ये लॉस किसके वजह से बेयर कर रहा हूं? इसके एसपी के पुअर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के वजह से। बट अगर मुझे मालूम होता है इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पुअर है, सो आई वुडंट हैव प्लेस्ड द ऑर्डर। सो डू यू थिंक लॉजिकली इट्स करेक्ट that a debtor for placing the huge orders will check the financial performance of the supplier? Yes. देखना ये बुक में कहीं नहीं है, but still what? अगर क्वेश्चन आया, कोई डाउट आया, कोई सामने चीज आई, तो उसके बारे में अपने को जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, सो इसी के साथ अपना एक क्वेश्चन खत्म होता है। वो क्वेश्चन आपको मालूम है क्या था? क्या था? हु आर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड व्हाट आर देयर? एकदम इजी है। यस। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं, देख के बोलना है बिना देख के बोलना है? कर सकते हैं क्या आप लोग? यस, चलो इजी है एकदम। हाँ बोलो, यूजर्स कौन कौन है? इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। बोलो ना बच्चों और एक बार, इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। इनसाइडर्स में कौन से 3 लोग हैं? मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज एंड शेयर होल्डर्स। आउटसाइडर्स में कौन से? जिनसे पैसा आना है, इन्वेस्टर एंड डेटर। जिन्हें पैसा देना है, क्रेडिटर एंड बैंकर। जिन्होंने परेशान करके रखा हुआ है, एंड लास्ट में फाइनेंशियल एनालिस्ट। इजी है। अब हर एक का यूज ऑटोमेटिकली आपको स्ट्राइक हो जाएगा कि उतने गहराई में पढ़ चुके अपन। खत्म हो गया यहां पे। समझा नहीं समझा? आगे बढ़ सकता हूं यहां से? यस। सो अब अपन क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। अपन जरा आते हैं अभी नोट्स के ऊपर। इतना देर सर आप ज्ञान देते जा रहे, क्या है? अब ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ बोलूंगा पढ़ाने के बाद। इतना पढ़ाने के बाद मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अपन किस तरीके से पढ़ेंगे क्लास में। ठीक है, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट्स है, पहले मैं आपको एकदम गहराई में पढ़ाऊंगा, एकदम डिटेल में, लेट के एकदम अंदर। मतलब जैसे आपने अभी फील किया होगा ना कि एकदम उसके रूह तक गए अपन। कहां तक गए? उसके रूह तक। फिर वो कॉन्सेप्ट जब अपने को पता चल गया, फिर मैं क्या करूंगा, मैं तो उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में तो समझा रहा हूं। उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं और मैं क्या करता हूं कि ये सामने रहे आपके नोट्स। ठीक है, सो ये नोट्स फर्स्ट चैप्टर मैं आपके साथ पढ़ूंगा। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत भारी चीज बोल रहा हूं अभी, आपके बहुत काम की चीज बोल रहा हूं, मतलब सीधा टू द पॉइंट। अभी इंपॉर्टेंट बात। सो हम क्या करेंगे, इतना पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के बाद यही कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ रीड करूंगा। रीड करते करते मैं इस कॉन्सेप्ट को, मैं यहां पे अच्छा ये है तो मैं अंडरलाइन करूंगा, इसको कुछ मीनिंग है मैं यहां पे लिखूंगा, आगे बढ़ूंगा। मैं आपके साथ सब कुछ करूंगा मैं यहां पे। रीजन क्या है? जब एक बच्चा हाइलाइटर लेके बैठता है
और उसके सामने बुक होती है, कसम से यार पता नहीं चलता, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा दिखता है पूरी बुक हाईलाइट हो गई है। करेक्ट है ना? तो पूरा क्या हो गया, क्या हो गया, पूरा हाईलाइट हो गया, तो प्रॉब्लम हो गई, राइट? तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, आपको पता नहीं कि आपने क्या हाईलाइट करना है। करेक्ट है ना? तो मैं आपके साथ ये एक्टिविटी करूंगा और क्या हो जाएगा, वंस यू नो द कॉन्सेप्ट, वी आर रीडिंग दैट सेम कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बुक, तो आपको वो बुक पे ऊपर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा कि यही है यार। सो यू आर नाउ व्हाट, एट कंफर्ट कि ये आता है, ये खत्म हो गई बात। उसके बाद जब कल आओगे, इसी कॉन्सेप्ट को मैं रिवाइज कराऊंगा। जब अपना पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, उठाएंगे क्या, प्रैक्टिस मैनुअल। फिर प्रैक्टिस मैनुअल के जो जो रिलेवेंट क्वेश्चंस है वो अपन क्या करेंगे, उसको हाथों हाथ सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन बताऊंगा आपको, आप आंसर दोगे, आंसर रीड कराऊंगा, आप अगर सेम आंसर दिए, खत्म, आगे बढ़ेंगे। समझा नहीं समझा? सो इस तरीके से आने वाले 9 चैप्टर्स को अपन फिनिश करने वाला है। आईसीए के मॉडल के हिसाब से 9, अपने बुक में है 11 चैप्टर, क्योंकि वो कॉस्ट रिकॉर्ड्स और कारो मैंने अलग से दिया है। और वो ये सब खत्म होने के बाद फिर अपन पढ़ेंगे क्या दोस्तों, स्टैंडर्ड्स। समझ में आया आपको? सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो आपसे एक दरखास्त है, जब भी आप क्लास में आओगे, कह रहा हूं 100 मार्क का सब्जेक्ट है, इज्जत बहुत ज्यादा देनी है। सो आपने एक अलग से बुक 200 पेजेस की लेके आनी है बुक, ठीक है, 200 पेजेस। उसके बाद आपको कलर पेन्स पेंसिल्स लेके आना है, ठीक है, एक 4-5 कलर पेन्स तो होने चाहिए आपके पास, ठीक है ना? और वो कलर स्कीम अपन पहले से आपने आपके लिए डिसाइड करना है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ये सिर्फ अंडरलाइन के लिए। एक हाइलाइटर तो होना कंपलसरी आपके पास, और स्टिकी नोट्स होना भी जरूरी है, ठीक है? ये स्वप्निल सर ने भी आपको बुलाऊंगा, हाँ। तो स्टिकी नोट्स भी होना जरूरी है। तो जहां जहां छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मेमोरी टेक्निक्स होते हैं, तो वहीं चिपका देने का। अगर कोई बड़े बड़े चार्ट से कुछ है तो वो अपन ने बुक में लिखने का। समझ में आया नहीं आपको? सो ये सारी चीजें अपने को करनी, और ये सारी चीजें आपकी खुद की होनी चाहिए। ये बोलना बहुत जरूरी है। नहीं तो थोड़ा तू दे ना रे, तू थोड़ा दे ना रे, है ना? ऐसा नहीं, कॉन्सेंट्रेशन आपने आपके लिए करना है। ये 4-5 चीजें आपको कल लेके आनी है, ठीक है? कोई दिक्कत यहां पे? और जितने जल्दी हो सके आपने नोट्स कलेक्ट करनी है। जो वर्चुअल में देख रहे हैं, आपने भी सेंटर पे बोलना है कि जितने जल्दी हो सके बुक्स अवेलेबल करा दो। आपने एडमिशन जल्दी लेना है तो आपको नोट सेंटर पे जल्दी से अवेलेबल हो जाएगी। आपने भी जल्दी से लेना है। रीजन आप समझने की कोशिश करो, आपको ये मेरे साथ साथ करना है, ठीक है? नो डाउट आप अभी जिंदगी के उस दौर में हो जहां आप डेमो डेमो खेल रहे हो, करेक्ट है ना? राइट, यू आर हॉपिंग, राइट? बट वेन यू आर हियर एंड वेन यू आर लिसनिंग टू मी, और मैं बोल रहा हूं, आई एम अश्योरिंग यू, मतलब बोलने की जरूरत नहीं है, इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, बट बोल रहा हूं, मैं बहुत भारी पढ़ाता हूं। एंड द रिजल्ट्स आर, इट्स लाइक रिजल्ट्स आर शोइंग इट, ठीक है? सो आपको, यू शुड हैव, मतलब हक से बोल रहा हूं, यू शुड हैव अ वेरी ब्लाइंड फेथ ऑन मी। और आओ क्लास में, जैसे आज पढ़ा है ना, आने वाले जितने भी दिन अपन क्लास पढ़ेंगे, एक भी दिन में इस एफिशिएंसी लेवल से कम बढ़ेगा एफिशिएंसी लेवल, बट कम गारंटी नहीं होगा। बट डेमो डेमो खेलोगे, what will happen, 4-5 days will go here and there, you will understand nothing of any faculty, ये पक्की बात है। सो जिसका भी करोगे, स्टे लॉयल, खत्म करो बात को, डोंट फॉल फॉर एनी नॉनसेंस, ठीक है ना? करना है किसका करना है, एक का कर लो, खत्म करो बात को। क्लियर है ना? सो नोट्स आपके साथ होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हम लोग पढ़ते हैं नोट्स में कि क्या है करके, ठीक है ना? क्या एक्चुअली अभी तक अपन ने डिस्कशन किया था। सो लेट्स हैव अ ग्लिम्स ऑफ इट। तो फर्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट्स अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच शोज द रिजल्ट्स। मालूम है कि आपको इट शोज द रिजल्ट्स करके? अब ये ऐसे रिजल्ट कौन दिखाता है आपको? पीएनएल, करेक्ट है ना? सो इट शोज द रिजल्ट एंड विच इज प्रिपेयर्ड, किसके लिए बच्चों? फॉर द पीरियड। ये भी 2 चीजें देखी थी। सो ये किसके लिए है दोस्तों? ये पीएनएल की। उसके बाद पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, दी फाइनेंशियल पोजीशन कौन देता है? एज एट द गिवन डेट, मतलब कौन है ये? बैलेंस शीट। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट?
उसके बाद प्रोग्रेस और सक्सेस अचीव्ड इट कैन बी शोन. सो इसका पर्पस क्या है? टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन. कौन है भाई ये? नोट्स अकाउंट्स. ये सब आपने बोला था. देखना कितना, ये मैंने कुछ भी नहीं बोला था, ये सब आपका कहा, ये लिखा हुआ है यहां. उसके बाद रिजल्ट, एंड रिजल्ट पीएनएल, एंड लास्ट में फाइनेंशियल पोजीशन. यूजर्स कौन से दो है? इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स. करेक्ट है ना? उसके बाद कौन से बस अपन पढ़ लेते हैं, वो सारी चीजें थी या नहीं थी देखते हैं. मैनेजमेंट आ गया, लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, वर्कर्स. एक क्या नहीं था तो वो अपन ऐड कर देंगे, डेटर्स. समझा नहीं समझा? आगे बढ़ सकता हूं यहां से? यस. उसके बाद मुझे बताना मैनेजमेंट क्यों यूज करेगा? डिसीजन मेकिंग. देखना एवरीथिंग इंच एंड इंच विल फाइंड द सेम. मैनेजमेंट किसके लिए यूज करेगा? डिसीजन मेकिंग. लेंडर्स एंड क्रेडिटर्स, सेफ्टी ऑफ द मनी, रीपेइंग कैपेसिटी. कुछ भी लिखो, जरूरी नहीं है वर्ड टू वर्ड वही चीजें लिखनी है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए. रीपेइंग कैपेसिटी. उसके बाद गवर्नमेंट किसके लिए? एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेट ऑफ अफेयर्स, ग्रांट, सब्सिडीज, डोनेशंस, प्रोटेक्शन. इन्वेस्टर्स, investment decisions, to invest or not to invest. Financial analyst, assess the performance of the entity. Workers, बोलो क्या दिक्कत है यार? एवरीथिंग इज सेम राइट. एंड खत्म हो गया आपका एक पेज. अब कभी भी पूछो आपको आ जाएगा क्या? बोलो ना, आया ना? यस. सो विद दिस अपन आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पढ़ते हैं आज. कम से कम एक चीज तो आज लेके जाएंगे कि जब आप बाहर दोस्तों को बोलोगे आज क्लास में क्या पढ़ा है रे, सो कम से कम इतना तो बोल सकते कि आज ऑडिट का डेफिनेशन पढ़ गया. नो डाउट. इसके ऊपर आपको एक सवाल आएगा 4 नंबर के लिए. वो सवाल क्या होगा? ध्यान से देखना. इसके ऊपर सवाल आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर. सवाल क्या आएगा? गौर से सुनना. सवाल आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, ये सब लिख के आना है कि इसके जनरल यूजर्स है, ये यूजर्स है, वो यूजर्स है, इसका पर्पस ये है, सब लिख के आना है. इसमें क्या क्या आता है, अपन ने तो और ज्ञान लिया था, उसको ओपनिंग बैलेंस होता है नहीं होता है, सब लिख के आना. रोकना नहीं अपने आप को. आगे बढ़ सकता हूं यहां से? यस. सो अब हम लोग एक बहुत ही अनोखा डेफिनेशन शुरू कर रहे हैं. वो है डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग. अब ध्यान सुनना. एक बहुत और एक इंपॉर्टेंट चीज जो बोलना रह गया. बहुत से बच्चे मैं देख रहा हूं यहां पे, है ना, और मैं वर्चुअल वालों को भी देख सकता हूं यहां से. मैं बहुत भारी इंसान हूं, आपको मालूम नहीं है. तो आपको ध्यान से सुनना, समझना. जब मैं पढ़ा रहा हूं ना, स्क्रीन पे बहुत कुछ लिख रहा हूं मैं, करेक्ट है ना? सो आपने ऐसे इमोशनल नहीं होना और सर बोल रहे, सर भी लिख रहे, मैं भी लिखूंगा. बिल्कुल नहीं. मैं आपको लिखने दूंगा, सब कुछ लिखेंगे अपन. यू डोंट हैव टू वरी. देखो जो चीज मैंने अभी लिखी है वो सब आपको बुक में मिली ना, बराबर. जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखने की इच्छा, मैं, मेरे को मालूम है क्या लिखवाना है, मैं लिखवाऊंगा. आपका इंटेंशन होना चाहिए दिमाग भरने का, बुक भरने का नहीं. बचपन से लेके 55 तक आप यही गलती करते हो. बचपन मतलब ना सीपीटी, 55 फाइनल तक यही गलती करते बैठोगे कि आप हमेशा एम करोगे कि मेरे बुक्स, मेरी कॉपीज फुल होनी चाहिए. बट दिमाग खाली रहता है तो वो भरी हुई बुक का भी कुछ फायदा नहीं होता है. कोई कॉन्सेप्ट ही दिमाग में नहीं है. सो पहले कॉन्सेप्ट को लोड करो, बुक खुद ब खुद भर जाएगी. बुक भरना एम नहीं है, दिमाग भरना आपका एम है. करेक्ट बोल रहा हूं ना मैं? यस. सो लेट्स स्टार्ट विथ द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग. ठीक है ना? आने वाले एक 10 मिनट के बाद आपका भविष्य आपको बताता हूं. आपका भविष्य, मैं बहुत भारी इंसान है मतलब. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखना स्क्रीन पे आपका भविष्य. आप डेफिनेशन इस तरीके से कुछ बोलोगे. Auditing is defined as systematic and independent examination of data, records, operation, performance statements of an enterprise for the stated purpose. In any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the prepositions before him for examination, collects evidence, evaluates the same, formulates the judgment which is communicated through his audit report. बस ये आपको करना है. एंड आपको लगता है आप ये बोल पाओगे? आपको लगेगा सर ये आपने मगअप किया है ना. 5 मिनट रुक जाना, आपको समझ में आएगा
कि इज इट द क्वेश्चन ऑफ रिसाइटिंग या इज इट द क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग? यूल अंडरस्टैंड इट इमीडिएटली. आज हो जाने दो, दूध का दूध पानी का पानी, है ना? कि सिर्फ याद करते हैं या सिर्फ समझते भी है और समझ के याद होता है क्या? आज हो जाने दो उस बात को. ठीक है, फैसला. अब ध्यान से सुनना. व्हाट इज ऑडिट? ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज, जो हाईलाइट किया उसको नहीं पढ़ना है. इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, सो इंपॉर्टेंट वर्ड जल्दी याद नहीं होते ना, तो उसको पढ़ना ही नहीं. इंपॉर्टेंट उसको पढ़ना ही नहीं ना. लेट्स कीप इट सिंपल. सो क्या कहता है ऑडिट का? बोलो क्या शुरुआत क्या करेंगे? ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज. इतना तो याद हो गया ना. वाओ, अमेजिंग. सो ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज, क्या कहेंगे? जो हाईलाइट करा उसको नहीं पढ़ना है. इज डिफाइंड एज व्हाट? एग्जामिनेशन. अब ये तो आपको मालूम था क्या? अरे क्या नहीं बोलते, मजे ले रहे मेरे को. बोलो मालूम था ना. ऑडिटिंग इज व्हाट? चेकिंग, एग्जामिनेशन, वेरिफिकेशन. इतना तो ज्ञान दिया रे. So what is audit? Is defined as what? Examination of. अब ये जो है डेटा, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंसेस, क्या इस सबको क्या मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या ये नाम दे सकता हूं क्या? और जो स्टेटमेंट्स, क्या मैं यहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या ये कह सकता हूं क्या? सो क्या मैंने कहा था क्या कि ऑडिट इज कंडक्टेड लाइक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? बोलते क्यों नहीं हाँ या ना? अरे कितना इजी है ना, राइट? विच इज डन ओवर व्हाट? विच इज डन ऑफ एन व्हाट? एंटरप्राइज. यहां पे एंटरप्राइज शब्द क्यों लिखा सर? सर यहां पे कंपनी क्यों नहीं लिखा? सर यहां पे फर्म क्यों नहीं लिखा? यहां पे इंडिविजुअल क्यों नहीं लिखा? या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स या एओपी क्यों नहीं लिखा सर? क्यों एंटरप्राइज लिखा? क्योंकि ऑडिट किसी का भी हो सकता है यार. ऑडिट कंपनी का भी हो सकता है, ऑडिट एक इंडिविजुअल का भी हो सकता है, ऑडिट एक फर्म का भी हो सकता है. सो राइटली वी कैन कॉल इट एज व्हाट? ऑफ एंटरप्राइज फॉर द स्टेटेड पर्पस. जो ऑलरेडी अपन ने पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लिया था ना. हाँ, सो फर्स्ट पैरा इतना इजी है क्या? हाँ, तो बस बोलो ना, देख देख के बोलना, बिल्कुल भी स्टाइल नहीं मारना, है ना? देख के बोलना, है ना? बोलो ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स and financial statements of an enterprise for the stated purpose. अब बस उसके अंदर के वर्ड्स भरने अपने को. अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या आता है? डेटा, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस. वी नो दिस, है ना? डेटा बराबर जो बेसिक रिकॉर्ड्स होते हैं अपने, फिर उसके बाद उनके ऑपरेशंस, अपने जो कॉस्टिंग में अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज देखते हैं, या फाइनेंस ऑपरेशन है, प्रोडक्शन ऑपरेशन है, राइट? और क्या कहता है साथ ही साथ स्टेटमेंट्स, कॉस्ट शीट से ये अलग अलग स्टेटमेंट्स भी आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आते हैं. सो बोलो DROPS, ड्रॉप्स. बोलो DROPS, क्या ये? ड्रॉप्स. अब बोलो वापस एक बार ड्रॉप्स. बोलो ड्रॉप्स. बोलो DROPS. अब देख के बोलो एक बार. डेटा, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट्स. हाँ, अब बस अब हो गया. आधे से ज्यादा तो डेफिनेशन हो गया पूरा. बोलो ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट्स ऑफ एन फॉर द स्टेटेड पर्पस. इजी है, राइट? मैंने कहा था जब समझेगा तब वो याद होगा, है ना? बिना समझे, अरे तुम समझो, वो याद कराना एक टीचर का टैलेंट है. हाउ, कैसे पॉसिबल है रे? नहीं तो सोचो, एक पेज पढ़ लिया, इतना डेफिनेशन पढ़ लिया, सिर्फ याद करवाना होता तो आप घर पे भी याद कर लेते, रटना होता तो. आप समझो, इट टेक्स लॉट ऑफ स्किल कि जो मेरे दिमाग में थॉट्स है वो मैं निकाल के आपके दिमाग में प्लांट करूं. Are you understanding? तो वो आपके दिमाग में वो सीड कब प्लांट हो सकता है? When you understand the concept and when we daily revise it, तो फिर वो सीड क्या हो जाएगा? It will grow. समझो, ऐसी कोई चीज कोई भी बोलता हूँ ऐसे याद कराते हैं, ऐसे थोड़ी है वो, है ना? समझ में आया आपको? चलो तो बोलो मुझे, व्हाट इज ऑडिट? भूल गए होंगे. ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर द स्टेटेड पर्पस. कोई दिक्कत है आपको यहां पे? नहीं. अब दो हाईलाइटेड वर्ड्स थे, अब इनके ऊपर जरा अपन चर्चा करते हैं. देखो झुमा के दिखाता हूं आपको एकदम. कौन से दो वर्ड्स है? सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट. सिस्टमैटिक मतलब आपको एक प्रॉपर वे, दिशा जो दी गई है वो आपको फॉलो करनी. इमेजिन अ सिचुएशन. एक सिंपल एग्जांपल क्रिएट करते हैं यहां पे. एक सिचुएशन को आप इमेजिन करना, ध्यान से सुनना और समझना. ऐसा हुआ, मान लो, क्या कहते हैं उसको, कि आप किसी सोशल गैदरिंग में गए थे,
एक गेट टुगेदर में गए थे एंड आपके पेरेंट्स किसी आपके फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव से बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उतने में आप आते हो तो आपको बोलते हैं इधर आ बेटा। फिर वो बोलते माई डॉटर माई सन शी ही इज डूइंग सीए। बराबर ऐसा बोला सीए, मैं हूं। कैसे कॉन्फिडेंस एटीट्यूड आता कि नहीं आता? कॉलेज में जब जाते दोस्तों को मिलते, क्या कर रहा तू? एमबीए बीबीए कर रहा? अच्छा पूरी तो क्या सीएस? तू क्या कर रहा? अरे सीए कर। अंदर से आपने मालूम अपनी कितनी बजी हुई है ना, बट अरे सीए कर रहा हूं मैं, पागल है क्या तू? सो अलग ही टशन है वो, अपने आप में एक अलग जुनून। अब इमेजिन करना ये सिचुएशन कि अब जब आप सही में वाकई में सीए बन जाओगे, ओह फिर तो पूछना ही नहीं, चले बाजू है ना, हट सीए भाई में। अब तुम तुम्हारे मर्जी से ऑडिट करोगे, ये उसके मर्जी से ऑडिट करेगा, वो उसके मर्जी से ऑडिट करेगा, वो उसके मर्जी से ऑडिट करेगी। अब आप मुझे बताइएगा, अगर ऐसा सिलसिला चलते रहेगा तो जो यूजर्स है फाइनेंशियल, आपको मालूम है यूजर्स, सो मेरा पढ़ाने का अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, मैं वो लिंक करते रहूंगा बार बार, पीछे का पढ़ा हुआ भूलने नहीं दूंगा कि पढ़ लिया खत्म हो गया, बार बार लिंक करते रहेंगे उसको। सो आपको मालूम है वो यूजर्स कौन है? तो यूजर्स पागल हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, क्या बोलेंगे वो यूजर? ए भाई एक सीए ऐसा बोलता दूसरा से, दोनों तुम सीए डिसाइड कर लो आपस में क्या है। बराबर ना, सबकी राय अलग अलग होगी, सबका कहना अलग अलग होगा भाई। सो आप भी क्या होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड। इसलिए तो जैसे अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्टैंडर्ड। सेम वे में ऑडिट करने के लिए क्या होना चाहिए? स्टैंडर्ड, ताकि ऑडिट आपका बन जाएगा कैसे? इन अ सिस्टमैटिक मैनर। साथ ही साथ वो कहता है सिर्फ सिस्टमैटिक से काम नहीं चलेगा साहब, आपका ऑडिटर कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है सर? फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। क्या है? फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। अगर अपन उसे हिंदी में बोले तो उसका मतलब होगा मोह माया से मुक्ति। क्या कहेंगे उसे अपन? मोह माया से मुक्ति। सो जिस किसी एंटिटी का वो ऑडिट कर रहा है बच्चों, जिस किसी एंटिटी का वो ऑडिट कर रहा है, उसमें उसको किसी भी प्रकार की क्या नहीं होनी चाहिए? मोह माया नहीं होनी चाहिए। सर एक एग्जांपल दो प्लीज, ध्यान से सुनिएगा। मैं जब सीए बना तो अपन तो अपना क्लाइंट, पहला क्लाइंट तो कौन है? अपने गॉड फादर, अपने पापा। ओ पापा थोड़ा आपका ऑडिट रिटर्न भरने दो ना प्लीज ना, ओ प्लीज ना पापा प्लीज। अरे ठीक है कर ले, तू सीए बन गया ना, अभी कर ले। अब मैं ऑडिट करना शुरू कर दिया पापा के बिजनेस का। चूसे देखने लगे, ओ पापा इतने फ्रॉड, कितने झोल कर रहे हो पापा, रुको अभी मैं इनकम टैक्स में बोलता हूं। पापा तो बेटा इधर नहीं, बोलो क्या है? तू इधर तो रख दिया सट्टा करके। पापा मैं तो मस्ती कर रहा था यार, मैं नहीं करूंगा ना रिपोर्ट, बजा दिया जबरदस्ती। अब बोलो मैं रिपोर्ट कर पाऊंगा? क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड, राइट? सो ऑडिट आपका होना चाहिए कैसा? मोह माया से मुक्त। इंग्लिश में क्या कहेंगे? फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। सो आपका ऑडिट सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं है, दैट एग्जामिनेशन इज टू बी डन इन अ सिस्टमैटिक एंड इन एन इंडिपेंडेंट मैनर। डिड यू गेट दिस? इजी है। सो फर्स्ट पार्ट, क्या आप ये डेफिनेशन का इतना बोल सकते हो क्या दोस्तों? यस, चलो बोलो फुल पावर के साथ। व्हाट इज ऑडिट? ऑडिटिंग इज डिफाइंड एज सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट्स ऑफ एन फॉर द। इजी है यहां तक? एकदम आगे बढ़ते हैं, सिंपल एकदम। अब कोई भी ऑडिटिंग सिचुएशन में क्या बोलता है ये दोस्तों? इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन, मतलब ऐसी परिस्थिति ऑडिट वाली है। सर कौन सी है ऑडिट की परिस्थिति? द सिचुएशन वेयर डेटा, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज इज एग्जामाइंड सिस्टमैटिकली एंड इंडिपेंडेंटली। उस सिचुएशन को अपन कौन सी सिचुएशन कहते हैं? ऑडिटिंग सिचुएशन। समझ में आया नहीं आपको? उस सिचुएशन को क्या कहते हैं अपन दोस्तों? ऑडिटिंग सिचुएशन। सो अब क्या होता है, ध्यान सुनना। जैसे आपको कोई भी नई किताब जब मिलती है, आप सबसे पहले क्या करते हो? वी काउंट द नंबर ऑफ पेजेस, करेक्ट है ना? फिर उसके बाद इंडेक्स में कितने चैप्टर है, फिर हर चैप्टर में मतलब कितने कितने पेजेस हैं। भाई टोटलिटी में देख ले अपनी बजनी कितने वाली है, एक अंदाजा तो लगा ले, ठीक है? फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उसको पढ़ना शुरू करते हो। या ऐसा कोई नहीं, आगे बुक चलो पढ़ना शुरू, नॉट पॉसिबल।
सो हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपने पास है उसको अपन जानते, समझते, परखते और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं। सेम वे में ऑडिटर भी जब उसके सामने प्रेपोजिशंस आएंगे, मतलब क्या आएगा, डेटा, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशन, परफॉर्मेंस, स्टेटमेंट्स, दिख रहा है क्या यहां पे, ये प्रेपोजिशंस। ये क्या है प्रेपोजिशंस? प्रेपोजिशंस है मतलब आपके DROPS। तो उसके सामने जब ये प्रेपोजिशंस आएंगे, वो स्टेटमेंट्स आएंगे, ठीक है ना, वो सबसे पहले उन्हें परसीव करेगा, मतलब क्या करेगा, वो उसे ऑब्जर्व करेगा। ही ट्राई टू सी एग्जैक्टली व्हाट इज गिवन टू हिम। नॉट ओनली ही विल ऑब्जर्व बट ही विल ऑल्सो रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब क्या करेगा दोस्तों, ही विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दोस थिंग्स बिफोर हिम। और ये सब मेहनत क्यों कर रहा है? बिकॉज व्हाट ही हैज टू डू, ही इज गोइंग टू डू व्हाट, एग्जामिनेशन। समझ में आया नहीं आपको? बोलो ना हाँ या ना? यस। अब आगे बढ़ते हैं। अब हुआ कि एक सिचुएशन हो गई। आपका नाम क्या बेटा? पार्थ, है ना? ये पार्थ है, एक बंदा है, देखो मैं उसका ड्राइंग बनाता हूं। सो ये कौन है दोस्तों? पार्थ। पार्थ ना? हाँ तो सही लिखा ना मैंने? तो वो कुछ तो बोल रहे हो। अब ध्यान से सुनना। पार्थ ने कॉल लगाया। क्या लगाया? कॉल। किसको लगाया? बोल रहा हूं ना, उसकी वाली को। है ना? पार्थ को उसने फोन लगाया, और जब वो फोन लगाया, जिस उपभोक्ता को आप कॉल करना चाह रहे हो वो अभी दूसरे कॉल पे व्यस्त है। सो कॉल वॉज ऑन वेटिंग। ओ माई गॉड। अब ये पार्थ येड़ा हो गया, गुस्से में पागल हो गया। बोले ऐसे कैसे कर सकती है वो मेरे साथ, है ना? क्यों कहा मेरे साथ? गुस्सा आ गया उसका, गुस्सा आ गया उसको। अब उसने डायरेक्टली उसकी वाली को मैसेज कर लिया कि अपना रिश्ता समाप्त हो चुका है, और वो भी इंग्लिश में बोलता है कैसा, वी आर डन, सब खत्म, डन। नहीं, अब वो बोलता है अब तू ऐसे क्यों किया, एड़ा है क्या तू? बोलता सर देखो, मेरे को लग रहा है वो चीटिंग कर रही है। मैंने कलेक्ट किया है क्या, एविडेंस, और मैंने दे दिया क्या अपना, क्या कंक्लूजन, या क्या कहेंगे अपन उसको, जजमेंट। दोस्तों उसने सही किया क्या? नहीं। अरे भाई, वो किसी का बर्थडे हो सकता है ना? राइट? मम्मी पापा से बात करती होंगी, अरे तू येड़ा है क्या, तो ऐसे कैसे कर सकता? तू सोच तो सही पहले क्या हो रहा है उसके, वो लड़की की जिंदगी में, ऐसे ब्रेकअप कर रहा तू, सॉरी बोलना भी जाके, पागल। सो अब वो क्या करेगा? सो ही विल डू व्हाट, इवैल्यूएट। सेम वे में जब ऑडिटर भी एग्जामिनेशन करेगा, उसने सिर्फ और सिर्फ एविडेंस करके कंक्लूजन या जजमेंट नहीं देना है, वो एविडेंस कलेक्ट करके उसको इवैल्यूएट करके फिर जजमेंट देना है, और वो कम्युनिकेट करेगा थ्रू हिज ऑडिट रिपोर्ट। समझा नहीं समझा आपको? सो कौन सी तीन बातें करेगा पार्थ तू यहां पे बेटा? यू विल कलेक्ट एविडेंस, you will evaluate, and then you formulate the judgment which is communicated through his audit report. ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ यहां, ध्यान से सुनना। सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं डेफिनेशन का। इन एनी, पढ़ना मेरे साथ साथ एकदम अच्छे से, खत्म हो गया। इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशन द ऑडिटर परसीव्स, पढ़ना स्क्रीन पे और बोलना, बिल्कुल भी स्टाइल नहीं मारने का, देख के बोलना मतलब देख के बोलना। In any auditing situation, bolo, in any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the prepositions before him. Why? For examination. फिर क्या करेगा वो? Collect evidence. पार्थ कर रहे हैं ना? Collect evidence, evaluate the same, and formulate his judgment, which is communicated through his. आसान है क्या? एक बार बिना देखे सेकंड पार्ट का डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या आप लोग? Yes, come on, let's do it, guys. Come on. बहुत भारी हो आप लोग, बोल सकते हैं आप लोग? Yes or no? Yes or no? सुने नहीं यार, बोले yes sir. Yes or no? चलो let's do it, बोलो in. जबरदस्त ठंडे पड़ गए, चलो फुल पावर के साथ। In any auditing situation, the auditor perceives
and recognizes the prepositions before him for examination. फिर क्या करेगा? Collect evidence, evaluate the same and formulate the judgment which is through his audit report. आसान है क्या? एक बार पूरा पूरा डेफिनेशन बोल सकते हैं क्या दोस्तों? खत्म हो गया? दिमाग में फिट हो गया ना? समझ में आया? फिट हो गया? खत्म हो गया? इतना आसान है. ठीक है, चलो. So let's do this guys. One last time, then you're going home, है ना? So one last time you have to tell me full power के साथ, है ना? एकदम confidence के साथ. कर सकते क्या आप लोग? Yes, let's do it. बोलो, what is audit? Auditing is defined as systematic and independent examination of data, records, operations, performance statements of an enterprise for the stated purpose. आगे, in any auditing situation, the auditor perceives and recognizes the prepositions before him for examination. फिर collect evidence, evaluate the same, formulate the judgment which is communicated through his. कैसे आ गया ना रे आपको? कैसे भारी लोग हैं आप? अब आपको एक सवाल पूछता हूं, इससे प्रूव होगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा या नहीं समझा. जवाब दे सके तो समझ जाना, आज का दिन आपका सफल रहा. नहीं तो फिर और रुक के और पढ़ाऊंगा. ठीक है, क्योंकि तो नहीं समझा ना. तो सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, आपको सवाल पूछेंगे व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जजमेंट फॉर्मुलेशन बाय एन ऑडिटर. क्या आंसर दो, है ना? बोलो, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ जजमेंट फॉर्मुलेशन बाय एन ऑडिटर? Collect evidence, evaluate the same and formulate the judgment. So did you understand? They will not ask you the direct question कि बाबा बोलो what is the definition of audit. But वो घुमा के क्या पूछेंगे कि बच्चों process of judgment formulation क्या है? And you should not be confused कि बाबा ये कहां से आया. समझा? So this is how you have to understand. हर पहलू समझना होगा. So easy है. So how was your first day guys? सुनाई नहीं आ रहा मुझे. नहीं सुनाई आया? I love you too guys. चलो bye bye, see you tomorrow. Bye bye. Have a good day.